पाकिस्तान के एक शहर के एक इलाके में एक पुलिस वाला अपनी नाइट ड्यूटी करता है। अभी उसको पुलिस फोर्स ज्वाइन किए हुए 2 ही साल हुए होते हैं और अपनी अपेरेंटली नई जॉब को पाने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो सारे ऑर्डर्स पूरे कर रहा होता है जो उसके सीनियर्स या डिपार्टमेंट उसको दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी ड्यूटी जो है वो नाइट शिफ्ट की लगती है। एक दिन मामूल के मुताबिक वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा होता है, सर्वेलेंस कर रहा होता है इलाके की, कि उसको वायरलेस पे खबर मिलती है कि एक घर से कॉल आई है और उस घर पे कोई इंट्रूडर आ गया है, घर में शायद कोई घुस आया है या इमरजेंसी है, जिसकी वजह से उसको फौरन उस जगह पे पहुंचना चाहिए। वो एड्रेस लेता है और वो डायरेक्ट उस जगह पे जाके रुक जाता है। चूंकि ये पुलिस जरा नए अब तरीकों से भी चल रही है हमारी, तो अब ये नहीं होता कि हॉर्न बजाते हुए और सीटियां बजाते हुए पहुंच जाए। अगर चोर को भगाना है तो ये सही रहता है, अगर चोर को पकड़ना है तो आप खामोशी से जाके पकड़ते हैं। तो उसने भी यही किया, यही प्रोटोकॉल्स अपनाए। गली के कॉर्नर पे घर के बिल्कुल ही 2 कदम दूर उसने अपनी गाड़ी पार्क की, जो भी बाइक थी, गाड़ी थी। जब उसने घर की तरफ देखा और एड्रेस कंफर्म हो गया कि ये वही घर है जहां से कॉल आई है, तो वो बड़ा हैरान हुआ। हैरान इसलिए क्योंकि उस घर को देखकर साफ ये लग रहा था कि वो घर सालों से बंद है। ना तो वहां पे कोई लाइट जल रही थी, ना ही किसी के रहने के कोई नामो निशान थे, ना कोई खिड़की खुली हुई थी, ना कोई दरवाजे खुले हुए थे, ना कोई गेट अनलॉक थे। बड़ी उसको हैरत हुई। उतर के उसने दोबारा से अपने थाने में जो है एक्सटेंशन पे वायरलेस पे दोबारा पूछा कि क्या यही वो घर है। एड्रेस कंफर्म किया, उन्होंने कहा बिल्कुल यही वो एड्रेस है जहां से कॉल आई है। ताज्जुब में उतरता है बाहर, चेक करने की जाने की कोशिश करता है तो गेट लॉक्ड होता है। खैर, वायरलेस पे वो अपने थाने में इन्फॉर्म कर देता है कि वहां पे वो गया था और वो सारा घर बंद है, अंधेरा में डूबा हुआ है, कोई भी नहीं है। ये कह के वो वापस ये एग्जैक्ट 2 बजे के करीब उसको कॉल आती है। तो 2:30 बजे तक, 2:45 बजे तक ये सारा मामला सही करके वो किसी और चाय की जगह पे चले जाते, चाय की दुकान पे चले जाते हैं चाय पीने के लिए। और भी उसके 3-4 घंटे होते हैं उसकी जॉब को खत्म होने में। नेक्स्ट डे फिर उसकी ड्यूटी शुरू होती है। फिर वो जाता है, पेट्रोल कर रहा होता है, इधर उधर घूम रहा होता है, सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स देख रहा होता है। फिर वायरलेस पे कॉल आती है। फिर वायरलेस पे ही पुलिस वाले इसको, क्योंकि इसकी नाइट ड्यूटी होती है उसी इलाके में, इसको बोला जाता है कि भाई तुम जाके देख के आओ कि आखिर माजरा क्या है। इस दफा वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई है कॉल में कि क्या है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये फौरन पहुंचता है। हैरत इसको होती है कि वही घर दोबारा से इस दफा 2:15 या 2:30 बजे कॉल आती है। पहुंच जाता है घर, वैसी गाड़ी खड़ी करता है, कॉर्नर पे जाता है। इस दफा हैरत इसको ये होती है कि वो जैसी खिड़की दरवाजे चेक कर रहा होता है खोलने के लिए, तो दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलता है, अंदर
दरवाजा खोल के देखता है तो अंधेरा ही अंधेरा है। अंदर जाने से पहले कुछ प्रोटोकॉल्स होते होंगे पुलिस वालों के, वो अनाउंस करता है कि फलाना 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 मैं आ गया हूं, कोई भी है तो वो सामने आ जाए, जो भी है। कोई नहीं जाता, कोई नहीं आता, घर खाली अंधेरे में डूबा हुआ। अंदर जाता है, लाइट जलाने की कोशिश करता है, लाइट नहीं होती। फर्स्ट फ्लोर पे जाता है, कमरे चेक करता है, खाली बिल्कुल। ग्राउंड फ्लोर पे दोबारा आता है, ग्राउंड फ्लोर नीचे चेक करता है, खाली बिल्कुल। एक रास्ता बेसमेंट की तरफ भी जा रहा होता है। बेसमेंट के अंदर जाता है तो बड़े जाले वाले लगे हुए मकड़ी के, ऐसा लग जाता है कि यहाँ पे सालों से कोई नहीं आया। वापस ऊपर आता है। अब उसको शक होता है कि यार शायद ये मेरे पुलिस वाले जो दोस्त थे ना, ये शायद मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं, क्योंकि मैं नया आया हूं तो मेरी जरा टांग खींच रहे हैं। खैर, वो दोबारा से वायरलेस पे बोलता है कि मैंने सब चेक कर लिया, कुछ भी नहीं है, सब सही है। जाता है चाय की दुकान पे, फिर बैठते जाके। वहां पे उस वक्त 2-4 और पुलिस वाले आए हुए होते हैं। वो उस पे हंस रहे होते हैं। वो कहता है आप मुझ पे क्यों हंस रहे? कह रहे तुम दोबारा से उस घर पे गए थे। कहते जी हाँ, मुझे ऑर्डर्स आए थे तो मैं गया था। कहते क्या तुमने देखा? कहते कुछ नहीं देखा। कहते उस घर की हिस्ट्री है। कहते क्या? कहते उस घर में एक डॉक्टर रहा करता था और अपेरेंटली उस डॉक्टर ने उस घर के अंदर क्लिनिक बनाई हुई थी जिसमें वो अबॉर्शन किया करता था और भी कुछ इस तरह के इल्लीगल काम थे जो वो उस क्लिनिक में, उस घर की बेसमेंट में किया करता था। कहते हैं हाँ, मैंने बेसमेंट देखी है और वहां पे एक उसने कहा अजीब और गरीब चीज देखी मैंने। कहते क्या? कहते वहां पे एक सारी चीजें मैंने उस बेसमेंट में, सारे कमरे दरवाजे खुले हुए थे, मैंने जाके चेक किया, कुछ भी नहीं था। लेकिन एक कमरा था जिसपे बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ था और उस पे इतना जंग था कि कोई भी उसको नहीं खोल सकता था। तो कहते मैंने कोशिश की लेकिन मैं खोल ही नहीं पाया, तो मैं वापस उस पे आ गया। तो दूसरा शख्स जो है, जो पुलिस वाले थे, वो हैरान होता है, तुमने, कहते कि तुमने वो रूम देखा है? कहते चलो। कहते अब अगर दोबारा कॉल आए तो मैं भी साथ चलूंगा। कहते चलें, ठीक है। नेक्स्ट डे ठीक 3 बजे दोबारा से उस पुलिस चौकी से उसको वायरलेस आता है कि भाई दोबारा से इस दफा कॉल आई है और आप जाके देखिए। अब वो जाता है और उस अपने कुलीग को भी इन्फॉर्म कर देता है। कुलीग कहता है कि मैं बस पहुंच रहा हूं। उसको पहुंचने में आधा घंटा 20 मिनट लेट हो जाता है। ये पहुंचता है उस घर में, अभी ये गेट पे ही खड़ा होता है। इस दफा वो हैरान रह जाता है कि गेट, मेन गेट जो है पूरे घर का, वो खुला हुआ है और इसको अच्छी तरीके से याद है कि इसने लास्ट नाइट ये दरवाजा बंद किया था, लॉक किया था प्रॉपर। अब ये खड़ा होता है अपने, उसका लोगों का इंतजार कर रहा होता है दोस्त का कि वो भी आ जाएगा तो हम साथ ही अंदर जाएंगे। तो इसको अंदर से एक चीज भागती हुई नजर आती है। ये परेशान हो जाता है, इसको लगता है कि कोई है इस घर में। वहां पे वायरलेस पे फौरन कॉल करता है, वायरलेस को बताता है कि मुझे इस घर के अंदर एक्टिविटी नजर आई है, बैकअप। तो वो पूछते हैं बैकअप भेजी जाए? कहते हैं नहीं, आई थिंक मैं अकेले देख सकता हूं और दूसरा बंदा भी आ रहा है तो अभी ऐसी जरूरत नहीं है। खैर, वो अंदर जाता है, वही ग्राउंड फ्लोर पूरा झांकता है, कुछ नहीं मिलता। फर्स्ट फ्लोर जाके देखता है, कमरे, वॉशरूम, स्टोर रूम, किचन, जो भी होता है, छत जाके देखता है, कुछ नहीं होता। वापस नीचे आता है। अभी वो गेट से बाहर निकल ही रहा होता है कि फिर उसको लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। पलट के देखता है तो वही जो उसको शख्स भागता हुआ एक नजर आया था, वो दोबारा से भागता हुआ नजर आता है और इस दफा प्रॉपर क्लियर तरीके से नजर आता है। कहता है मैं उसके पीछे भागता हूं, जब मैं जाता हूं जहां से वो भागा था तो वो किचन होता है और किचन में और कोई रास्ता था नहीं बाहर जाने का। जब अंदर घुसता हूं किचन में तो कोई भी नहीं होता। तो कहते हैं अभी ये सब कश्मकश चली रही थी कि मेरा पीछे से कुलीग आ जाता है। अब वो कहता है कि चलो
नीचे भी चेक करते हैं, कंफर्म कोई है। अब ये बात उसने अभी तक ये नहीं उसको बताई, उसको ये तो बता दिया कि इसको घर में कोई नजर आया, लेकिन उसको ये नहीं बताया कि जिस जगह से वो गायब हुआ है वहां कोई जगह थी नहीं गायब होने की। लेकिन वो बेसमेंट में जाते हैं, बेसमेंट में जाके मजीद हैरान हो जाते हैं। जिस स्टोर, जिस दरवाजे की वो बात कर रहे होते वो दरवाजा में कोई लॉक नहीं होता। उसको थोड़ा सा वो पुश करते हैं, वो खुलता है, उसमें से इतनी बदबू आती है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई मरा हुआ है, जानवर मरा हुआ है। दरवाजा खोलते हैं तो देख के और हैरान हो जाते हैं कि एक डेड बॉडी उसके अंदर से मिलती है, जो कि 3-4 दिन पहले ही, ऐसा लग रहा है कि 3-4 दिन पहले उसकी डेथ हुई है या मर्डर हुआ है। ये वाकया जब इस्लामाबाद पुलिस में रिपोर्ट किया गया तो वहां की लोकल इंतजामिया पुलिस जो है वो अलर्ट हो गई। क्योंकि एक दिन पहले, डेड बॉडी के मिलने से एक दिन पहले, यही पुलिस वाला उस घर में गया था और उसने उस जगह पे जहां से डेड बॉडी मिली होती है वहां पे एक इस तरह का जंग आलूद दरवाजा देखा था, लॉक्ड, वो भी कि जिसको बहुत आसानी से खोला नहीं जा सकता था। फिर कई सारे सवालात उठ बैठे। ना तो उस घर में टेलीफोन था, जब टेलीफोन नहीं था तो कॉल कहां से आती थी। उस घर में कोई रहता नहीं था, लेकिन फिर भी उस पुलिस वाले को कोई उसके अंदर भागता हुआ नजर आया था। और सबसे लास्ट, जब वो पूरे घर की तलाशी लेके जा चुका होता है, फिर भी दूसरे दिन उधर से डेड बॉडी मिलती है जो कि 3 दिन पुरानी कहलाई जाती है। ये वाकया कहीं और का नहीं, आपके ही शहर इस्लामाबाद का है। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स एंड फेलोज, वेलकम टू The Late Night Horror Show. Alright folks, ladies and gentlemen, welcome to The Late Night Horror Show. मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी। हमारे शो में शामिल होने के 5-6 तरीके हैं जो मैं जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपनी हाजिरी लगा सकते हैं, अपने SMS भेज सकते हैं। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाइए, उधर लिखिए KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपनी अटेंडेंस लगा के भेज दीजिए 6278 पे। बताइए कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 0213-4520791 पे। मैं दोबारा से नंबर रिपीट करता हूँ, 0213-4520791 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं तो अपनी ईमेल हमें भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। इसके अलावा ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो www.twitter.com/minhajaliaskari you'll find me there। वहां पे आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। एंड above all, सबसे इम्पोर्टेंट इज आवर यूट्यूब चैनल। youtube.com/minhajaliaskari is the official यूट्यूब चैनल। उधर आप हमें सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि आज की एपिसोड कल ही अपलोड हो जाएगी। तो अगर आप रेडियो पे नहीं सुन पाते तो यू कैन ऑलवेज लिसन टू इट ऑन यूट्यूब। आज हम अनफॉर्चुनेटली अपना शो जो है फेसबुक लाइव या इंस्टाग्राम लाइव नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे दोनों डिवाइसेस जो हैं वो खराब हो चुकी हैं।
नेक्स्ट शो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा इक्विपमेंट दोबारा से असेंबल्ड हो ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। खैर, हमने प्रोग्राम के आगाज में आपको एक पुलिस वाले का वाकया बताया जो कि जिसका ताल्लुक इस्लामाबाद से था। वो कहते हैं कि एक ही घर से मुझे 3 दिन तक मुस्तकिल कॉल आती रही है और उस घर से जो कि पता नहीं कितने सालों से खाली पड़ा हुआ था, वो घर अभी भी खाली है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग F10 में है वो घर। इस तरह के बहुत सारे और वाकयात इस दुनिया में बहुत कॉमन हैं। बस हम ही इंसान क्योंकि वक्त के साथ थोड़ा सा ज्यादा एजुकेटेड होता जा रहे हैं ना, विद टाइम लॉजिक्स में क्लियर होते जा रहे हैं, साइंस में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम इन चीजों को इग्नोर कर देते कि धक्या नुसी बात है। खैर, ओपिनियन है सबका, लेकिन मजे की बात ही है नेटफ्लिक्स ने एक सीरीज स्टार्ट कर रहा है मसीहा के नाम से। अब उस पे एक बहुत डिबेट शुरू हो गई कि वो दज्जाल के ऊपर है या हजरत इमाम मेहदी के ऊपर है। तो वो सीरीज देखने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी डिबेट, नेटफ्लिक्स ने ये सीरीज स्टार्ट करने का मतलब ऑनर होने वाली है थोड़े दिनों में। तो जब अंग्रेज ये बात बोलते हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन अगर कोई लोकल बोले तो उस पर डाउट करते हैं। डबल स्टैंडर्ड्स हमारे। खैर, आप लोग हमें मैसेजेस कर सकते हैं या फिर अपनी ईमेल जरूर भेजिएगा। बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट ईमेल की तरफ, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा वाकया मेरे एक रिलेटिव का है। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज हिज नेम। खैर, बहुत अरसे पहले की बात है। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। कहते हैं बहुत अरसे पहले की बात है। हम नफीसाबाद में रहते थे। ऑलमोस्ट कंजस्टेड एरिया था जैसे आज है। मैं उस वक्त काफी यंग था। भाई के साथ काम पे चला जाता था। अपना कोई रोजगार नहीं था उस वक्त। एक दिन शाम में घर वापस आ रहा था तो मेरे आगे आगे एक छोटी लड़की चल रही थी जो दिखने में बहुत खूबसूरत और मासूम थी। वो उल्टा चल रही थी, मतलब उसका चेहरा मेरी तरफ था और उल्टे चलते चलते मुझे आंखें चढ़ाकर हंस रही थी। मैं बार बार उसकी तरफ देखता, फिर नीचे देखने लग जाता। वक्त मगरिब का था। मैं बस घर पहुंचने ही वाला था कि एकदम लड़की को देखकर नीचे देखा तो उसके पैर उल्टे थे। बस ये देखा और मैंने जो अपना घर की दौड़ लगाई है। मेरे घर पे जाते ही दरवाजा बजने लगा। मेरी हालत देखकर भाभी ने डर कर दरवाजा नहीं खोला और सब मुझे संभालने लगे। एकदम दरवाजा बजना बंद हो गया हुआ और छत से एक काली बिल्ली कूदकर मेरे सामने आई और मुझे ताकने लगी। मैं अंदर कमरे में चला गया। बहुत मुश्किल से नींद आई उस रात, लेकिन मुझ पर वो चुड़ैल आशिक हो गई थी। मुझे दौरे पड़ते, अजीब सी कैफियत होती जो मेरे घर वालों ने बर्दाश्त की। मुझे एक पीर के पास ले जाया गया जिन्होंने मेरे पर जो भी ये था साया उसको उतार करना था, पर मैं भाग रहा था। बड़ी मुश्किल से बैठा, मुझे बिठाया गया। फिर मुझे उस आसपास धुलन चलती हुई नजर आने लगी। जब उतार मुकम्मल हुआ तो बराह रास्त उस चुड़ैल ने मुझे कहा, मैं तुमसे बदला लूंगी। उस वक्त सबसे पूछा कि ये जगह कहाँ है, तो काफियों ने कहा परेशान ना हो, ये जगह शायद लाहौर में है। अच्छा, एक जगह उन्होंने कहा था कि मैं बदला तुम्हारा लंडी कोतल में लूंगी। अच्छा, 30 साल बाद अब मेरे बच्चे बड़े हैं। मेरा कोई खास काम भी नहीं करता क्योंकि मेरे बेटे घर चला रहे हैं।
लेकिन एक दिन ऐसे ही किसी ने कहा, भाई थोड़ा काम है एक न्यू बिल्डिंग में। मैं भी वक्त गुजारने चला गया। वहां बैठा हुआ था दोस्त के साथ, चाय पी रहा था कि एक बिल्ली मेरे पैरों में घूम रही थी। एकदम ख्याल आया और दोस्त से पूछे कौन सा एरिया है। उसने कहा लंडी कोतल। मेरा दम निकल गया। मैं घर चला गया, लगा कि सब ठीक है। उसी हफ्ते में एक काम करने लड़की के एक काम के सिलसिले में एक लकड़ी की सीढ़ी पे चढ़ा हुआ था। मुझे नहीं पता था कैसे गिरा, कौन, मेरा पूरा जबड़ा डिस्प्लेस हो गया। गिरने के बाद उसी बिल्ली को मैंने फिर वहीं देखा। एक और इंटरेस्टिंग ईमेल है जो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। अब ये मसला ही होता है लाइव ईमेल्स में कि सब खैर। मेरा नाम सैयदा समाविया राशदी है। मुझे बचपन से स्पिरिट्स और जिन्नात में बहुत इंटरेस्ट रहा है और मैं एक साल से इन पे रिसर्च कर रही हूँ। मैंने कुछ इंटरव्यूज लिए थे, कुछ रिसर्च भी की। मेरे सामने एक केस आया जो मेरी मासी के घर पेश आ चुका है। मैं आज बताती चलूं, ये बात 20 साल पुरानी है कि पीर जो गोट खैरपुर मिराज साइड है, वहां पे एक घर है जिसमें मेरी मासी रहती थी। उन्होंने अब 5 साल पहले वहां से शिफ्ट किया है। अभी वो घर बिल्कुल खाली है। वो उनके बच्चे यानी मेरी कजन्स बताते हैं कि उनको रात को किसी औरत के रोने की आवाजें आती थीं और किचन से भी आवाजें आती थीं अक्सर रोने की। और वहां पर एक हादसा हुआ था जो कि बहुत मशहूर है। बताते हैं कि उस घर में हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। कहा जाता है कि इस शख्स की बीवी बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। उतनी हसीन औरत किसी ने पहले नहीं देखी थी। जब भी उसका हस्बैंड अपनी बीवी की तारीफ सुनता तो शक करता, डरने लगता और एक दिन अचानक वो घर आ गया। अपनी बीवी को बुलाया, तैयार हो जाओ। जब वो तैयार होकर आई तो उस शख्स ने उसको गोली मार के उसका कत्ल कर दिया और फिर खुद को गोली मार दी। ये किस्सा मेरे रिलेटिव्स का ही है। मैंने बचपन से सुना है। अम्मी, पापा, मासी से उनकी फोटोज आज भी मौजूद हैं, पर उसको जवानी में ही मार दिया गया था। अच्छा, मासी से मुराद इनकी थी मौसी, खाला। ऑलराइट, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अगर आप बता सकें कि ये एग्जैक्टली किधर है और इसकी तस्वीर अगर आपके पास मौजूद है जरूर हमें भेजिएगा प्लीज। खैर, आप लोग के मैसेजेस जो आ रहे हैं उनको शामिल करने की कोशिश करते हैं। महद, आपका मैसेज आया, थैंक यू। मलाइका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज आ चुका है। मासूमा फ्रॉम कराची, कामरान शाह, काला पुल, सबको सलाम। वालेकुम सलाम। शोएब, मैड डॉक्टर, अबंडेंट हाउस, क्रीपी बेसमेंट एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन टर्निंग पैरानॉर्मल, सो डैम ऑसम। ऑलराइट, थैंक यू शोएब अजीज, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज ऐड वन मोर डे ऑफ योर शो बिसाइड्स फ्राइडे, लाइक मंडे और ट्यूसडे। नहीं, मुश्किल हो जाएगा शोएब। इसके अलावा अनिल कुमार, आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैनब, थैंक यू। फरदन महमूद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल, आमिर, शाहजी, चौधरी हमाद, सिदरा, नंदिता, आपके सबके मैसेजेस आए, में बहुत बहुत शुक्रिया है। खैर, हमारी टेलीफोन लाइन खुल चुकी हैं। अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 0213452071 पे। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मनाजवी, रेहान बात कर रहा हूँ। रेहान, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? रेहान फेडरल भी एरिया। अच्छा रेहान, क्या करते हैं आप रेहान? तो जॉब करता हूँ। अच्छा, आपके साथ कभी कोई वाकया पेश आया जो आप शेयर करना चाहेंगे? मनाजवी, वाकया तो आए हैं लेकिन बस वो मतलब इस तरह से है कि मतलब शो ऑफ नहीं कर सकता हूँ उसको ना। क्या मतलब, क्या ऐसा क्या है? कुछ इस तरह से मतलब फैमिली के हिसाब से। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था दो वाकयात। बताइए। एक तो ये कि जहाँ मैं जॉब करता हूँ
वहां का है। नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं। जहां मैं जॉब करता हूँ तो वहां पर हॉस्पिटल है। सही। और पहले जो है वहां पर गायनी सेंटर होता था। अब वहां पर मतलब 4 मंजिला बिल्डिंग है और लिफ्ट में जब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं ना, तो लिफ्ट आप फर्स्ट फ्लोर पे ना भी बटन दबाएंगे ना तो लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पे जरूरी रुकनी होती है। और जाते हुए भी आते हुए भी ग्राउंड फ्लोर से जब 3rd या 2nd पे जा रहे होंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे वो 100% उसमें रुकना होता है। अच्छा। लिफ्ट रुकती, दरवाजा खुलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर बंदा ऊपर नीचे ले आता है। तो इसके अलावा कुछ बंदों को वहां पर मतलब लेट जो नाइट ड्यूटीज करते हैं उनको थप्पड़ वगैरह ही पड़ चुके हैं। अच्छा। सेकंड जो वाकया है वो है मेरे फर्स्ट कजन है, उनके बेटे का। बताइए। जी उनका ये था कि वो मलीर जो है ना, मलीर 15 से जब आप आगे जाते हैं तो मंदिर का स्टॉप आता है एक, उसके बैक साइड पर। तो मतलब पाकिस्तान बनने से पहले मकान बने हैं वहां पे। सही। उन्होंने एक घर वहां पे रेंट पे लिया था। उनके बच्चा जो बड़ा बेटा था उनका, वो एज एन आइडिया तकरीबन 28-29 एज होगी उसकी। तो वो उनके घर के बाहर था एक दरख्त अमरूद का। सही। तो वो किसी वजह से उन्होंने जो वो काट दिया। अब काटने के बाद जो है उसमें से फिर उनके घर के अंदर कुछ वाकयात वगैरह हुए। एक औरत उनको जो है ना ख्वाब में नजर आई, उनकी वाइफ को, मेरे कजन की वाइफ को, कि जी आप लोगों ने ना हमारा घर यहाँ से तोड़ा है तो हम आपके घर में रहेंगे अब। हेलो जी जी, बोलते रहिए आप, आपकी लाइन ड्रॉप नहीं हुई, बताएं। तो जी वो फिर इस तरह हुआ कि उनका जो बड़ा बेटा था वो उसमें इंटरेस्टेड हो गई। वो थी हिंदू, जो मतलब जो चुड़ैल टाइप की चीज है वो थी हिंदू। और वो 3 लेडीज थी, वो तीनों घर में आकर मतलब घर में स्टे कर लिया उनके लिए। तो ये पता कैसे चला? ये उनको ख्वाब में आके उन्होंने जो है ना बताया अपने बारे में कि हम ऐसे ऐसे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अपने बड़े बेटे की जो है ना तुम शादी नहीं करना, ना ही इसकी कहीं पर एंगेजमेंट वगैरह करना। अगर करोगे तो फिर ये मतलब ये अपनी जान से जाएगा। खैर इन शॉर्ट ये कि मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। फिर वो एक दिन ड्यूटी पे से आकर वो नाइट ड्यूटी करता था, नाइट भी, और थोड़ा बहुत दिन में अपनी दुकान पे होता था। तो दिन में आके लेटा है अपने घर पे, जनरेटर ऑन था और लाइट गई हुई थी। अच्छा, कमरे में जो पेट्रोल भी रखा हुआ था, तो उसमें वो आग भड़क गई। कमरा बंद था, घर वाले गए हुए थे, बस 2 भाई थे घर में, एक दूसरे कमरे में थे, पेट्रोल जहाँ रखा था उस कमरे में था। तो वो बंदा झुलस गया काफी हद तक। फिर उसको हॉस्पिटल वगैरह लेकर गए थे। इवन ये कि उसका दिल भी इतना जल गया था कि दिल नजर आ रहा था। ये आपके कजन की बात है? सॉरी, ये आपके फर्स्ट कजन की बात है? फर्स्ट कजन के बड़े बेटे की। अच्छा, मुझे एक बात बताया रियाना, कभी आपने उनसे पूछा जाके कि आपके तो ख्वाब में वो औरतें आई थी, तो ख्वाब किसने कहा कि सच्चा है ये? जो उनको बताया जा रहा था ख्वाब में, तो वो हो रहा था ना उनके साथ मसले मसाइल। नहीं, मसले मसाइल अभी आप बताए ना मुझे, क्या हो रहे थे ख्वाब में? तो ये बोल दिया कि तुम इसने अपनी बेटे की शादी मत करना। अब वो बेटे को अगर चोट भी लग जाएगी तो वो दिमाग में वहीं जाएगी बात कि वो चुड़ैल ने बोला था, हालांकि वो तो पेट्रोल से जला है।
वो तो एक इंसिडेंट बन गया ना कि इस तरह से अब वो डायरेक्टली मतलब बगैर पेट्रोल के तो जल नहीं सकता था। खैर इन शॉर्ट ये कि फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने उनको बताया हुआ था कि आप उनकी एंगेजमेंट वगैरह शादी नहीं करेंगे। उन्होंने एंगेजमेंट कर दी थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि उसके साथ ये हादसा हुआ। पहले उन्होंने वो घर वर छोड़ दिया वहां पर। उसके बाद घर छोड़ दिया तो कुछ फर्क पड़ा? हाँ, उसके बाद फिर कोई इंसिडेंट नहीं हुआ उनके साथ। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। 0213452079 वो नंबर है जहां पे आप कॉल कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। आई एम सोहेल जाफरी फ्रॉम कराची। ये वाकया जो शेयर कर रहा हूं 2005 नवंबर का है। हमारा घर जो मलीर में था 3 फ्लोर का है। हमारा जाती मकान था जिसके ग्राउंड फ्लोर पे हमारी खाला की फैमिली रहती थी और सेकंड पे हम और थर्ड फ्लोर पे टेरेस था। वो घर हमने रातों रात छोड़कर जाना पड़ा। हुआ कुछ ऐसा था कि हमारे घर के बिल्कुल साथ बराबर में एक खाली प्लॉट था जहां अक्सर वहां के ओनर अपने जानवर बांध दिया करते थे। एक दिन बड़े भाई को वहां 12 सिंगा का सर मिला जो कि सींग के साथ था, जैसे हवेली वगैरह में डेकोरेशन के लिए यूज होता है। तो हमारे भाई को शौक हुआ कि इसको अपने घर में सजाएंगे और वो उसको अपने साथ लेकर आए और घर में शो पीस के तौर पे लगा दिया। बस वो दिन था, घर में वो 12 सिंगा का जो भी था सर वो घर में लाना था कि घर के मामला खराब होने लगे। एक बात बताता चलूं कि शुरू से हमारे घर में कोई बुजुर्ग और उनकी फैमिली का साया था जो कि बुरे नहीं थे। मतलब हमारे वालिदा वालिद यहाँ तक कि हमारी बहनों ने भी उनकी परछाई देखी थी। उनको रातों में टेरेस की तरफ जाते देखा। अक्सर उनकी प्रेजेंस हमें फील होती थी। रात सोते वक्त भी टेरेस पे से दौड़ने भागने की आवाजें आती थी। खैर उस सींग के घर में आने के बाद हालात बद से बदतर हो गए। अम्मी हर बुध इमाम बारगाह जाती थीं तो वहां से अम्मी 4 छोटे अलम ले आईं। अम्मी का बिहेवियर दिन ब दिन चेंज होता जा रहा था। उन्हें हम सबसे बात करना काफी कम कर दिया था। अपने आप ही खुद से बातें करती थी, अकेला रहना पसंद करती थी और वो अलम जो वो लेकर आई थी हर टाइम अपने सीने से लगाकर रखती थी। कभी ऐसा होता कि हम सब बैठे होते रूम में तो अम्मी दौड़ी हुई आती और अलम उठाकर मतलब एबनॉर्मल तरीके से उससे सीने से लगाती और हमें चुप होने का इशारा करती। हम समझ नहीं पाते कि अम्मी को अचानक हुआ क्या। खैर फिर इसी तरह चलता रहा। एक रात हम सो रहे थे। हम माशाल्लाह 8 बहन भाई हैं। उस वक्त हमारी सबसे छोटी बहन जो उस टाइम 2 महीने की थी वो अम्मी और अब्बू के साथ ही सोती थी। तो आधी रात को हमें जोरदार चीख की आवाज आई, ऐसी खौफनाक आवाज कि हम सब उठ गए। फौरन वालदा और वालिद के कमरे में भागे तो देखा कि वालिद वालदा एक दूसरे को घूर के देख रहे हैं और अम्मी की आंखें जैसे नॉर्मल से कुछ ज्यादा बड़ी हुई हैं। हमने जल्दी से एज रूटीन आयतुल कुर्सी नादे अली पढ़ के फूंकी तो कुछ बेहतरी हुई तबीयत में। हम थोड़ी देर बाद अपनी छोटी बहन को अपने साथ लेकर वापस अपने रूम में आकर लेट गए। थोड़ी ही देर बाद हमारी आंख लगी थी कि दोबारा पहले से ज्यादा खौफनाक चीख सुनाई दी। इस बार हम काफी ज्यादा डर गए थे। हम फौरन कमरे की तरफ भागे। देखा तो वालिद जमीन पे बैठे हैं और वालदा बेड पे बैठी वालदा वालिद को और वालिद वालदा को देखकर गुर्रा रहे हैं और आंखें एबनॉर्मल बड़ी हुई हैं। हमने फिर से आयतुल कुर्सी और नादे अली का विर्द किया। जो वालिद ने हमें लोगों से कहा कि मेरे सामने से हट जाओ,
वो चीज ऐसा ना हो तुम लोगों पे भी अटैक कर दे, क्योंकि मैंने उसे देखा है। कोई बुढ़िया है जो बहुत खौफनाक है, वो हमें मार देना चाहती है। हमने जैसे तैसे करके वक्त गुजारा। फिर सुबह के 8 बजे हमने एक मौलाना को बुलाया घर पे। वो वालिद और वालदा को लेकर रूम में चले गए और वहां उन पे आयतों का विर्द करने लगे। इस दौरान बड़ी बहन किचन में नाश्ता बना रही थी कि उनको आंखों की साइड से लगा कि किचन के दरवाजे पे कोई खड़ा है। उन्होंने जब पलट कर देखा तो एक काले कलर का साया, जिसका चेहरा बिल्कुल साफ वाजे हो रहा था। बहन बताती हैं कि उसको देखकर मेरे हाथ पैर बिल्कुल फ्रीज हो गए थे, पर उन्होंने किसी तरह चिल्लाकर हमें बुलाया। हम सब जो रूम में बैठे थे उठकर आए तो उन्होंने बताया। खैर, इस सब के दौरान रूम से वालिदा और वालिद के मुसलसल शोर और चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थीं। फिर मौलाना साहब ने हमसे बाहर आकर कहा कि आप लोगों को जल्द से जल्द ये घर छोड़ना होगा, वरना किसी की भी जान जा सकती है। फिर हमारे नाना घर आए, उन्हें सब कुछ बताया गया तो वो हम सबको अपने साथ घर ले गए और हमारे एक जानने वाले के घर में इमाम बारगाह सजाया हुआ था। मेरे भाई अम्मी डैडी को वहां ले गया। वहां पे अम्मी वालिद पूरे 1 हफ्ते रहे और रोज ही इमाम बारगाह के अंदर दोनों एक दूसरे से इतना लड़ते, यहां तक कि हाथ पैर छील देते थे। एक बार इसी तरह वालिद ने अम्मी की चिन पे काट लिया तो अम्मी की चिन सूज गई काफी और ब्लड भी आया, तो डैडी को उसके बाद से अलग कर दिया। वालिद साहब अपने एक दोस्त के घर चले गए। तभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, मतलब जो भी चीज थी वो वालिद वालदा को एक दूसरे के हाथों मरवा देना चाहती थी। इसका पता हमें तब लगा जब हमने इस सारे मामलात के बाद रेंट पे एक मकान लिया। जब अम्मी की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई तो हमने डैडी को भी बुलवा लिया। जैसे ही वालिद साहब घर की बेल बजाते हैं आने के लिए, वालदा जो कि उस वक्त रात के 2:30 या 3 बजे थे, वालदा जो है वो दौड़ी दौड़ी जाती हैं दरवाजे पे और फिर से एक दूसरे को वो मारना पीटना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं मैं बताता चलूं कि मेरे वालिद एक सिंगर हैं और जफर रामे जो कि गजल के जाने माने सिंगर हैं, उनके साथ कॉन्सर्ट्स वगैरह पे जाया करते हैं और वापसी उनकी आते हुए सुबह के 3:30-4 बज जाते हैं। उस रात भी इसी तरह घर आए थे। जैसी दरवाजे पे नॉक हुआ, अम्मी को पता नहीं कैसे इतनी जोर से उनका इंतजार था, अम्मी भागती भी गेट पे गईं। गेट खोलते ही डैडी के गले लग गई। गले लगते ही दोनों इतनी जोर से चिल्लाए तो हम सब ने दोनों को अलग किया। दोनों ने एक दूसरे को मारने के लिए हाथ भी उठा लिया था। फिर जैसे तैसे हमने दोनों को अलग किया। बहुत कोशिशों के बाद इस चीज से छुटकारा मिला हमें। उसके बाद भी हालात पूरी तरह बेहतर नहीं हुए। अम्मी रोजाना ही अजीब अजीब हरकतें करती, कभी एकदम हंसना शुरू कर देती, कभी यूं ही हम में से किसी को घूरना शुरू कर देती। रात भर हम सब उनके पीछे जागते थे, उन पे दुआएं पढ़ पढ़ के फूंकते रहते थे। काफी मौलाना वगैरह को दिखाने के बाद ये सब मामला सेट हुआ। एक बात, जब हमारे नाना शिफ्टिंग के दौरान उस पुराने घर में सामान वगैरह लेने गए, तब नाना ने देखा कि बिस्तर पे एक बुजुर्ग बैठे हैं और वो काफी जख्मी हैं। नाना उनके बारे में जानते थे कि वो घर में उनका बसेरा है, तो नाना ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने पूरी कोशिश की इन लोगों को बचा सकूं, लेकिन नहीं बचा सका। ये बात नाना ने बताई थी हमें। मिनहाज वो हमारी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस रहा है और काफी खौफनाक एक्सपीरियंस। हम उसे आज भी याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
चलो जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है वहाँ से लाइन पे मौजूद? जी मैं अपना नाम मेंशन नहीं करूंगा। मिनाज भाई कैसे हैं? सबसे पहले आप ये बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। अच्छा जी मिनाज भाई मैं डोमेस्टिक क्रिकेटर हूँ और मैं अपना नाम मेंशन नहीं करूंगा। अच्छा। वाकया जो मेरे साथ पेश आया है मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। अच्छा बताइए। मेरे साथ वाकया हुआ नेशनल स्टेडियम कराची का, आपने नाम देखा होगा आपने, जाहिर है। तो सर वहाँ पे हमारा मैच था, तो हमारा जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 8 बजे का था और मैच जो है हमारा 9:30 बजे स्टार्ट हो रहा था। तो मैं जो था वो मैच में जल्दी चला गया था क्योंकि प्रैक्टिस वगैरह करनी थी मुझे। सबसे पहला सॉरी जी बोलिए बोलिए। तो सर वो सबसे पहला जो प्लेयर था वो मैं ही गया था। तो नेशनल स्टेडियम से जैसे ही आप ऊपर जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे डकआउट बना हुआ होता है प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम। तो वहां पे मैं बैठा हुआ था, कोई था नहीं मेरे साथ। तो मैं अकेला ही ऐसे ही मुंह हाथ धो के मैं आके फ्रेश होके बैठ गया। मैं वहां पे वेट करने लगा अपने साथ दोस्तों का। उसके बाद फिर ये हुआ है कि मुझे किसी के चहलकदमी की आवाज आने लगी, जैसे कि मेरे साथ कोई और मौजूद है वहां पे। हालांकि मेरे साथ कोई मौजूद था नहीं वहां पे। 10-15 मिनट के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है जिसने व्हाइट शलवार कमीज पहने हुए, व्हाइट टोपी पहनी हुई है उसने, और बच्चा था वो 7-8 साल का, लेकिन जो उसकी शक्ल है वो मुझे अब भी याद है। मैं शक्ल को भूलता नहीं हूँ। जैसे कोई बोना नहीं होता, बोना टाइप का वो था, और उसके हाथ पैर जो थे उसमें बाल लगे हुए थे जैसे कोई एजेड हो, लेकिन था वो बच्चा ही। मतलब अजीब सा कोई हुलिया था, शक्ल अजीब सी थी। मुझे परफेक्टली मुझे बिल्कुल याद है, लेकिन जब मैंने देखा था तो मैं बिल्कुल सुन हो गया था एक तरीके से, आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और मैं जब खड़ा हुआ, जब मैं भागने लगा तो फिर उसके बाद ये हुआ कि वो बच्चा मेरे साथ खेलना चाह रहा था। खेलना इस सूरत में कि वो मेरे आगे पीछे घूम रहा था, और जैसे वो नहीं होता कि बच्चे खेलना चाह रहे होते हैं, हंसी खिलखिलाने की आवाजें आ रही है बच्चे की। मेरे पैर को कभी हाथ लगा रहा है, कभी ये है कि मेरी शर्ट खींचने लग गया। और एक दफा ऐसा हुआ कुछ कि उसने मेरी शर्ट ऐसे खींची कि मेरा जो गला है वो दबने लगा। सही। अब मैं बाकायदा मैंने इंटरकॉम सिक्योरिटी वालों को मैं बुला भी रहा हूँ, तो मैं कुछ इंटरकॉम नहीं चल रहा। फिर ये हुआ कि मैं जो आयतें कुरानी आयतें मुझे आती थी वो मैंने पढ़ी, चारों कुल पढ़े। उसके बाद मैं भाग के नीचे गया हूँ और नीचे जाके जो डग बने हुए होते हैं मैं मार के बैठ गया। फिर उसके बाद पसीना वसीना आ रहा था, मुझे बुखार हो गया था उसी वक्त, और मैं अपने मैनेजमेंट से बोलकर मैं घर चला गया था वापस। ये वाकया था मेरे साथ, और बहुत सारे वाकयात हैं, मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूंगा। अच्छा, ये अभी कब की बात है? ये आपने कब का वाकया शेयर किया है? ये 2 साल पहले की 2017 हमारी कायदातन ट्रॉफी चल रही थी नेशनल स्टेडियम में। अच्छा, तो वहाँ उसकी बात है। तो क्या ये प्लेयर्स में ये मशहूर बात है नेशनल स्टेडियम हॉन्टेड है? नेशनल स्टेडियम कुछ प्लेयर्स के साथ हुआ है वाकयात। अगर मैं बताऊं आपको तो फिर क्या पता उनको प्रॉब्लम हो जाए कि आपने हमारी बात क्यों खोल दी, आपने क्यों शेयर कर दी हमारे। आप भले नाम ना लें उनके, वैसे ही बता दें। सर फिर कभी बताऊंगा आपके जो शो में और भी कॉलर्स होंगे, मैं फिर कभी बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको। मैं आपको वॉइस रिकॉर्ड कर दूंगा आपको मैं। हाँ, बिल्कुल। आपका ईमेल एड्रेस वगैरह मेरे पास है, और माशाल्लाह से आपके शोज बहुत अच्छे हैं, मैं सुनता रहता हूँ। यूट्यूब पे मैं रिकॉर्डिंग सुनता हूँ अगर मैं बिजी होता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह ताला आप नेशनल टीम के लिए जरूर खेलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिनाज भाई, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। चलो जनाब भरते हैं नेक्स्ट ईमेल की तरफ। सलाम मिनहाज, कैसे हैं आप? मैंने आपको पहले भी एक ईमेल की थी, आज फिर लिख रही हूँ। ये इंसिडेंट मेरे फादर के साथ हुआ था, कुछ साल पहले की बात है। उनका बिजनेस है जिसके सिलसिले में वो दुबई जाते रहते। एक रात वो दुबई से वापस आ रहे थे, एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे,
उनका रास्ता बलोच कॉलोनी की तरफ से, जहां इकरा यूनिवर्सिटी का रास्ता है, वो वहां से वापसी आ रहे थे। रात तकरीबन 4 बज रहे थे। उनकी फ्लाइट क्योंकि रात 1 के करीब थी, वो कार खुद ड्राइव कर रहे थे। हेडलाइट्स ऑफ कोर्स ऑन थी, तो ड्राइव करते हुए उनको अपनी कार के सामने से एक लड़की चलती हुई नजर आई। लाइट्स की वजह से वाज़ेह नजर नहीं आ रही थी। जब वो लड़की करीब आई तो डैड को दिखता है कि वो लड़की रेड ब्राइडल ड्रेस में नजर आती है और उसका घूंघट डला हुआ था। डैड को बहुत अजीब लगा और उनको अंदाजा हो गया कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं बल्कि पैरानॉर्मल है, क्योंकि ये सब पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं। वो लड़की करीब आते जा रही थी चलते हुए और डैड की कार के बिल्कुल बराबर से गुजरी, और जब डैड ने साइड मिरर से देखा तो पीछे कुछ नहीं था, क्योंकि वो डिसअपेयर हो चुकी थी। मैं आपको कॉल करना चाहती हूँ मिनाज, और आपको इस तरह के वाकयात भी शेयर करना चाहते हैं। चलें, बिल्कुल आप मुझे कॉल कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम मिनाज। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? समाविया शराश्ती बात कर रही हूँ लाइन पे हूँ अभी मैंने ईद में जीती अभी थोड़ी देर पहले एक। जी जी, बताइए आपने क्या वाकया शेयर किया है? जी मैं अभी तक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैं रिसर्च के पर्पज से लाड़काना गई थी कुछ टाइम पहले। सही। तो मैंने 3 नाइट्स जंगल में स्टे किया था, रात के 12 से सुबह के 6 बजे तक। मेरे साथ कुछ मेरे कजन्स भी थे, लेकिन जो डर के बारे भाग गए थे। तब बस वहाँ पे एक अजीब सी चीज हुई थी। एक ट्री था जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना था, बहुत ही पुराना था। उस ट्री के करीब में जा रही थी, जब 2 कदम 3 कदम बचे थे जब मैं उसको रीच कर सकती थी। 2 कदम आगे लूं तो डॉग्स बार्किंग स्टार्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा लाउड। अच्छा, मैं 1 कदम आगे ले रही हूँ तो बार्किंग स्टार्ट हो रही है, पीछे ले रही हूँ तो वो खामोश हो रहे हैं। ये सेम चीज मैंने 4 बार ट्राई किए और सेम चीज हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, ट्री के पास ऐसा क्या है जो वो इतने जोर से शुरू हो रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड, एक तो जरा सब्र और तहम्मुल से आहिस्ता आहिस्ता बोलिए, भागे नहीं, कुछ नहीं हो रहा। सेकेंडली, अब आप मुझे बताइए कि आप किस रिसर्च के काम से गई थी, क्या करने गई थी, कहाँ गई थी, कौन से शहर गई थी, पूरा बताइए डिटेल में। जी, मैं स्पिरिट्स पे, जिन्नात जिसे हम बोलते हैं, उस मखलूक को जिसको कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो यकीन नहीं करते थे पहले, लेकिन अब करती हूँ। और आप इनको ढूंढने के लिए कहाँ चली गई? लाड़काना सिटी है सिंध में, वहाँ गई थी मैं। अच्छा, सही है। तो वहाँ पे आपने किधर जाके स्टे किया, क्या किया? लाड़काना में सैयद फैमिली है, राष्ट्रीय फैमिली है, जो मैंने सुना है कि जिन्नात वगैरह जो लोगों पे हावी होते हैं वो निकालते हैं, दम करते हैं उनपे। सही। तो मैं उसी पर्पज से वहाँ पे गई थी, क्योंकि वहाँ पे शुगर मिल है, उसके एग्जैक्ट सामने एक जंगल की तरह एरिया बना हुआ है, बहुत ही ज्यादा घना पुराना। सही। तो मैं उस जंगल में अब स्टे कर सकती थी, क्योंकि वो अपने रिलेटिव्स का ही था और मुझे वहाँ परमिशन मिल चुकी थी 3 नाइट्स के लिए स्टे करने की। सही। तो मैंने घर के बाहर ही, घर करीब था क्योंकि, तो मैंने 3 नाइट्स वहाँ पे स्टे की थी, पूरी 3 नाइट्स स्टे की थी अकेले, और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। अच्छा, बस 2 ही एक्टिविटीज हुई थी। एक तो मैंने मेरे ऐसा फील हुआ कि मेरे सामने से व्हाइट कलर का शेडो क्रॉस हुआ है, लेकिन वो फिर मैं समझ गई कि ये मून लाइट है सामने और ये ट्री का एक ट्रंक है, जो मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई गुजर गया, क्योंकि मेरे हाथ में टॉर्च थी और मैं वो मूव कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा था, वे भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद जब मैं उस ट्री के करीब जा रही थी, एक ट्री था वहाँ पे, बहुत ही ज्यादा घना था, तो उसके मैं करीब जा रही थी। अच्छा, डॉग्स थे बाहर दूर, तो ट्री के करीब जा रही हूँ, डॉग्स बार्किंग स्टार्ट कर रहे हैं 3 स्टेप्स पे, 1 स्टेप आगे ले रही हूँ, वो जोर से बार्किंग कर रहे हैं। मैं पीछे ले रही थी, वो खामोश हो रहे थे, बिल्कुल खामोश, जैसे कुछ नहीं है।
तो ये सेम एक्टिविटी मैंने 4 से 5 बार रिपीट की थी कि ये हो क्या रहा है। और ट्री के आसपास ना कोई बच्चा था कुत्ते का जो भौंक रहे हैं, जो मतलब बार्किंग कर रहे हैं, जिस वजह से ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। लेकिन वो जोर जोर से बात कर रहे थे जैसे कि मुझे अलर्ट कर रहे हो कि आप पीछे हो जाओ। लेकिन आपने ऐसे कोई जानवर देखा भी नहीं उधर? नहीं, कोई भी नहीं, अजीब सा कोई भी नहीं। और बस हाँ ये था कि वहाँ पे मैंने यही किस्से सुने थे कि वहाँ पे लोग नजर आते हैं, वहाँ पे कोई काले कपड़ों में लोगों को नजर आता है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने पूरी 3 नाइट वहाँ पे गुजारी है, वो भी अकेले, बिल्कुल अकेले। कुछ रिकॉर्डिंग्स भी की थी लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मतलब बस वो ट्री ही मुझे वही एक एक्टिविटी अजीब लगी। उसके बाद एक और केस था गौरव तिवारी का, जो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि वो केस क्या था। मिस्टीरियस डेथ थी उनकी, मतलब वो भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। उनकी डेथ अंडर मतलब मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस हुई थी। उनकी डेथ बॉडी मिली थी वॉशरूम में, शायद इंडिया का केस है ये। मैंने अपने एक शो में बताया था। बताया? हाँ, बहुत पहले एक शो, बहुत पहले नहीं, इसी सीजन में बताया था मैंने। वो अपने ही घर में डेड बॉडी मिली थी और आई थिंक वॉशरूम का ताला भी अंदर से लॉक था। कुछ समझ नहीं आया, इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो पता नहीं चला था कि मर्डर कैसे हुआ है। सर मैंने उसी केस पे कुछ ज्यादा ही इन्वेस्टिगेशन की थी। मतलब मैंने कांटेक्ट भी किया था उन्हीं के कुछ रिलेटिव से। मैंने रिसर्च स्टार्ट ही उन्हीं से की थी। अच्छा, तो क्या मिला तो आपको? मैंने मतलब सर मेरे पास मतलब एक चीज ऐसी थी कि उनके हेलो जी बोलिए। जी, उनकी वाइफ के साथ उनके टर्म्स कुछ ठीक नहीं थे। कि ये बात सामने आई थी और दूसरा मतलब वो स्टॉप करी थी कि आप ये चीजें नहीं करो। और उनकी डेथ से 3 दिन पहले वो अपने फादर को और वाइफ को बोल रहे थे कि उनको मतलब नेगेटिव एनर्जी है जो जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी उनके करीब आने की कोशिश करिए, उनको मारने की कोशिश करिए, लेकिन जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अच्छा चलें, सही है, क्योंकि ये अभी बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं होगा तो फायदा नहीं इसमें बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते इतना ना घुस जाए इनके अंदर कि पता चला इन्हीं की दुनिया में चली गई आप। इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है कि जिन्नौत को मैं देख के ही रहूंगी। नहीं भी देखेंगे तो जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके। नहीं सर, वो एक होता है ना कि आप पढ़ाई पे ज्यादा लगा दो। नहीं, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर लें, ज्यादा बेहतर होगा। सर मेरी फील्ड में यही चीज है, सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में जिन थोड़ी आते हैं। नहीं सर, सोशियोलॉजिस्ट की डेनिस सोशियोलॉजिस्ट की बुक के बकायदा इन सब चीजों पे। सही है, वो एक पार्ट है, वो पूरा सोशियोलॉजी इस पे नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूँ आपको पूरा नहीं है, बिल्कुल ये भी बात है। तो प्लीज अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। सही है, ये सब चीजें हैं, इसका ये मतलब नहीं कि बस जंगलों में चले जाएं और ढूंढना शुरू कर दें उनको। सही है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। चलें जनाब, एक और कॉलर को ऑनर करते हैं, उसके बाद ट्विटर और फेसबुक पे जो हमारे लोग हैं उनके नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं लाइन पे कौन है। हेलो, मेरे पास जो है ना। हेलो मनाज भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मनाज भाई। मेरे पास ये जो है ना नेट वाला तो मोबाइल नहीं है, मेरा सादा मोबाइल है, तो मैं फिर कॉल ही कर सकता हूँ आपसे, कॉल पे बात कर सकता हूँ। तो आप कॉल भी तो प्रोग्राम आपका चल रहा है ना जिन्नात के ऊपर। जी जी, इसके बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। जी बताइए। तो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। बताइए बताइए। लाहौर में रहता था, सांदे में। सही। तो वहाँ मेरी एक बेटी थी उस वक्त 1 साल की, जो इस वक्त माशाल्लाह 23 साल की है। तो वहाँ हमारे घर में क्योंकि डबल मकान था, एक कमरा ऊपर एक नीचे था। वहाँ मेरी मिसेज अक्सर डर जाती थी, ख्वाब में नजर आता था कोई कि बच्ची को छीन के लेके जा रहे हैं। सही। तो वो जोर जोर से चीखती कि मेरी मानो मेरी मानो। तो मैं उनको जनाब हाथ, मेरी आँख खुल जाती, मैं उनका हाथ बच्ची के मुंह पे रखते, मैंने कहा ये रही बच्ची। तो मैंने अपने चाचा से कहा, तो चाचा ने कभी वो यहाँ सामने प्लाट है, रूढ़ी पड़ी रहती थी, वहां से वो आते हैं, वो तंग करते हैं, बस कह रहे आइंदा नहीं करेंगे। आइंदा उन्होंने वैसे नहीं तंग किया, उनको ख्वाब में नहीं नजर आए, मेरी मिसेज परेशानी हुई, लेकिन वैसे मुझे महसूस हुआ कि दूध का डब्बा बाहर रखा हुआ है, तकरीबन 2 किलो के करीब था दूध। तो रात को खड़का हुआ, तो मैंने स्विच रखा था, एक अंदर एक बाहर, तो अंदर से मैं कुंडी लगा लेता कमरे की। तो मैंने जनाब खड़का हुआ, मैंने कहा शायद बिल्ली दूध पीने आई है। मैं शीशी किया,
बत्ती जलाई बाहर की और खिड़की खोल के देखे तो डब्बा पीछे दीवार के साथ था पहले, अब वो किनारे पे रखा हुआ था शेल्फ के। जो बिल्ली होती है ना, बिल्ली ढक्कन को खोलती है और खुला छोड़ देती है अगर पीती है तो। मैं दरवाजा खोला, बाहर निकल के फैन में देखा, शेल्फ पे ढक्कन ढका हुआ है दूध का, 2 कतरे टपके में, और डब्बे के अंदर दूध जो है ना कोई पाइया के करीब रह गया। किसके करीब रह गया? 1 पाव के करीब। अच्छा, पाव? 1 पाव के करीब रह गया। अच्छा, बाकी ले गए। मैंने गालियां निकाली, मैं डरता नहीं हूँ, मैं तो सीधी गालियां निकालता हूँ। मैं कहा उल्लू के पट्टे इन्होंने पीना था तो लेना था तो बाजार से लेकर आते, बच्ची का दूध ले गए। वो आप मेरे घर में रहने, सुकून से रहो। सुने मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे मैं तो बर्दाश्त मैं भी नहीं कर पाऊंगा। आप गालियां देते होंगे, अच्छी बात है। अरे यार ये तो लाइन ही ड्रॉप हो गई। लो ये तो जज्बात में आ गए इतने भाई। तो आप गालियां देते हैं, मतलब ऑनर तो नहीं डाले लोगों को। खैर बढ़ते हैं अपने ट्विटर की तरफ और देखते हैं लोगों का क्या मैसेजेस हैं। अब्दुल्ला बिलाल, आपका मैसेज आया हुआ है, थैंक यू। रफी मसूद, थैंक यू। You sound tired today. We hope you're doing well. But as always, your intros are awesome. Thank you so much, Karachi Scribs. Nazish Rafi साहब कहते हैं I asked for help last week regarding the show of last week. If you remember, please help. नहीं रफी साहब, प्लीज आप मुझसे दोबारा से बता दीजिए क्या आपने पूछा था। असना, अदील अब्बास, माज, आप सबका मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया। है हम बढ़ते हैं अपनी कुछ ईमेल्स की तरफ और देखते हैं क्या ईमेल आई हुई है। I wanted to share an incident with you which took place 3 years back and it happened in my hometown खैरपुर। गर्मियों का मौसम था, सब घर के बाहर सहन में ही सो रहे थे चारपाइयों पर। मैं अकेले एक चारपाई पे सो रही थी और मेरे फादर दूसरी साइड पे चारपाई पे सो रहे थे, लेकिन हम दोनों की चारपाई एक नीम के दरख्त के नीचे रखी हुई थी। मैंने नोटिस किया कि मेरे पापा की चारपाई उस नीम के दरख्त के बिल्कुल नीचे थी। ये सोचते ही सोचते मेरी आंख लग गई। अभी थोड़ी देर ही हुई थी मुझे सोए हुए कि एक छोटा सा पत्थर मुझे उस दरख्त से आकर लगा। थैंकफुली मेरे पांव पर लगा। फौरन ही मेरी आंख खुली, उठकर देखा तो वो पत्थर मेरे पांव के पास था। मैंने वो पत्थर हाथ में लिया ही था कि पापा भी उठ गए और कहने लगे कि पत्थर लगा है मुझे भी। अभी आई वॉज रियली शॉक्ड टू नो that this happened with my dad also. ये सब अभी हो ही रहा था कि चाचू भी आ गए जो पापा की बात सुनकर आ गए थे। चाचू फौरन टेरेस पर गए और जाके चेक किया कि कोई चोर वगैरह तो नहीं आ गए जो पत्थर मार के चेक कर रहे हो कि घर में कोई है या नहीं है। चाचा ने वापस नीचे आए, उन्होंने कहा मैंने पूरा टेरेस देख लिया है, कोई भी घर पे नहीं है। उतना को कहा अच्छा फिर क्या? चाचू वापस आए और कहा कि टेरेस पे तो कोई नहीं है और मुझे उठने को कहा और मेरी और मेरे पापा की चारपाई नीम के दरख्त से काफी दूर कर दी और हंसकर कहा कि खैर है आप सो जाएं दोबारा। मैंने चाचू से हंसने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं, सुबह बताऊंगा। सुबह जब उठे तो उन्होंने बताया कि हमें इस वजह से पत्थर लगा क्योंकि हम लोग नीम के दरख्त के नीचे सो रहे थे और शायद वहां से किसी मखलूक का गुजर था। कुछ साल पहले उनके साथ भी कुछ इसी तरह का हो चुका है, इसी वजह से वहां से वो चारपाइयां हटा दी गई। ये सहर है जिन्होंने अपना एक वाकया हमसे शेयर किया। लेकिन शहर में अच्छा सही पत्थर तो बाहर से भी कोई फेंक सकता है, जिन कहां से आ गया इसमें? एक ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशन है, मतलब पत्थर आपने गिरते हुए तो देखा नहीं दरख्त से, तो हो सकता है वो कहीं और से आया और आप वहम भी तो होता है ना। सलाम मिनहाज, माय नेम इज मदिया एंड दिस इंसिडेंट हैपेंड विद मी 15 years ago। मेरी खाला की फैमिली न्यूजीलैंड से आई हुई थी। खाला खालू मेरे रूम में सोते थे और हम 4 कजन्स ड्राइंग रूम में सोती थीं, जिनमें मेरी सिस्टर और खाला की 2 बेटियां थीं। मेरे 3 भाई और खाला के बेटे
भाइयों के बेडरूम में सोते थे। मेरे सेकेंड ईयर के एग्जाम हो रहे थे तो मैं लेट नाइट तक पढ़ती थी। वेल, ये बात तो मुझे पहले से पता थी कि हमारे घर में कुछ है, बट वो अच्छे जिन हैं और मेरा उनसे कभी इनकाउंटर नहीं हुआ था। एक रात मैं पढ़कर सोने लेटी थी। इट वॉज अराउंड 3 AM। बाकी सब घर में सो गए थे। मुझे ऐसा फील हुआ दैट समवन इज स्टेयरिंग एट मी। रूम में नाइट बल्ब ऑन था। मैंने लेटे लेटे देखा तो मेरे कॉर्नर पे जो सोफा था वहां एक लड़की खड़ी हुई थी। उसने जो चोटी बांधी हुई थी वो ऑलमोस्ट 15 या 16 साल की लग रही थी। डिम लाइट की वजह से फेस क्लियर नहीं दिख रहा था। वो मुझे देखते हुए ड्राइंग रूम में निकल के लाउंज में चली गई। मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। कुछ दिन बाद मेरी वालदा की फ्रेंड अपनी वालदा के साथ हमारे घर आई और ड्राइंग रूम में बैठी। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ कोई जिन लड़की है। फिर मैंने उन्हें अपने इनकाउंटर के बारे में बताया। वो लड़की एक रात मेरे भाई को भी नजर आई जो लेट नाइट कंप्यूटर पे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता था। उस टाइम उस लड़की ने नमाज की तरह दुपट्टा पहना हुआ था। मेरे फादर को भी वो अक्सर नजर आती है और उन्होंने मुझे बताया कि ड्राइंग रूम में एक जगह है जहां वो नमाज पढ़ती है। इसके अलावा एक मेल जिन भी है, बट हमें कभी उसने भी तंग नहीं किया। कैसा लगे ना कि आपको पता हो कि जिस घर में आप रह रहे हो वहां पे कुछ इस तरह की भी एक्टिविटीज होती हैं और उसके बावजूद भी आप रह रहे हो। बड़ी बात है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मैं नॉर्थ कराची के एरिया 11L में रहती हूँ। साथ ही मेरे अंकल का घर है। मेरे अंकल के बड़े भाई भाभी की आपस में बहुत लड़ाई रहती थी। 2 बच्चे थे उनके। 2001 में उनकी भाभी ने पंखे से लटककर सुसाइड कर ली। जिस वक्त उन्होंने सुसाइड की, उनकी बच्ची जो कि उस वक्त सिर्फ 2 साल की थी, वो उनके पैर पकड़े हुए ही थी और रो रही थी। और ये सब घर वालों ने जब ढूंढने के लिए कमरे में जाना चाहा तो दरवाजा नहीं खोल पाया क्योंकि उन्होंने सुसाइड से पहले रूम अंदर से लॉक कर दिया था। तो घर वालों ने रूम की विंडो तोड़कर देखा कि वो फैन से लटकी हुई थी और उनकी उस वक्त तक जान भी निकल चुकी थी और साथ में उनकी बच्ची भी खड़ी रो रही थी। इस वाक़े के बाद उनके हस्बैंड के भी अजीब तरह डेथ हो गई। वो रात में हाईवे से अपने दोस्त के साथ आ रहे थे और एक्सीडेंट हो गया। कार को देखा जाए तो लगता नहीं कि कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उनकी और उनके दोस्त की डेड बॉडी कार के फ्रंट सीट पे थी। इस इंसिडेंट के बाद से घर में बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। घर में एक अजीब सी वीरानियत है। उस कमरे में जहां उनकी वाइफ ने सुसाइड की थी, उस रूम में कोई नहीं सो सकता क्योंकि वहां हर वक्त कोई बैठा हुआ महसूस होता है। मेरी आंटी अपने रूम में सो रही थी और दरवाजा नॉक हुआ तो आंटी की आंख खुली और फिर से एक और दफा दरवाजा नॉक होने की आवाज आई। आंटी ने कंफर्म करने के लिए थोड़े धीमे से लहजे में पूछा कि कौन है, तो अचानक से एक बूढ़ी औरत झांकी और दरवाजे के पास जो पर्दा था उसको पीछे करते हुए बोली कि मैं हूं बेटा। और उन बुढ़ी आंटी की शक्ल अजीब खौफनाक सी थी। मेरी आंटी ये देखकर बहुत डर गई और डर के मारे उठकर बैठ गई और फिर उन्होंने अपने ऊपर से बस चादर हटाकर उठना चाहा और देखा तो वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो चुकी थी। और हैरत की बात तो ये है कि हमारी आंटी के घर कोई बुजुर्ग मौजूद ही नहीं। हम सबका मशवरा है कि उन लोगों को वो घर छोड़ देना होगा। उस घर में टोटल 3 डेथ्स हो चुकी हैं।
मेरा नाम ताहा है और मैं गुलशन ब्लॉक 13D में रहता हूँ। मेरे वालिद ASF में हैं और मेरी वालदा CAA में जॉब करती हैं। ये वाकया 1 साल पुराना है, जब मैं भी एक कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट की जॉब करता था। वाकया कुछ यूं है कि हमारे घर लियाकताबाद 10 नंबर पर एक अपार्टमेंट अल आजम स्क्वायर में 3rd फ्लोर पे था। तकरीबन 2 हफ्ते हुए थे हमें वहां शिफ्ट हुए और हमारे घर एक मेड काम करने आती थी। मैं जब जॉब से घर आता था तो सुबह 7 बजे तो मेरे वालिदैन जॉब के लिए निकल चुके होते थे। मैं आकर नाश्ता करके सो जाता था। 9 बजे हमारे घर मासी काम करने आती थी, जो अपने बेटे को भी साथ लाती थी और काम करके चली जाती थी। उसका बेटा 4-5 साल का था और बहुत प्यारा मासूम सा था। हमारे घर में घूमता रहता था। सब कुछ नॉर्मल था, पर एक दिन मासी आई काम करने। मैं थका हुआ था, इसीलिए पता ही नहीं चला कि मासी कब चली गई काम करके। मैं जब उठ के दूसरे रूम में गया तो देखा कि रूम पूरा बिखरा हुआ है, सारी चीजें इधर उधर पड़ी हैं और मासी का बेटा हाथ में टिश्यू रोल लिपटा हुआ है। मैंने मासी को घर में ढूंढा तो वो नजर नहीं आई। फिर सोचा कि शायद वो ऊपर वाले घर में चली गई हो बेटे को यहाँ छोड़कर, पर जब वापस उस रूम में गया तो वो बच्चा उस रूम में नहीं था और मेन गेट खुला हुआ था। तो मैंने सोचा शायद वो अपनी वालदा के पास चला गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मासी पे भी और उस बच्चे पे भी। फिर मैंने रूम की सारी चीजें ठीक की और जब घर वाले आए तो सारी बात बताई तो उनको भी अजीब लगा। नेक्स्ट डे मेरे वालिदैन की छुट्टी थी और जब मासी आई काम करने पर उस दिन उसका बेटा उसके साथ नहीं था। तो मेरी वालदा ने उसको बोला, अच्छा हुआ तुम बच्चे को नहीं लाई अपने, और उस पे गुस्सा भी किया। हैरानी तो ये सुनकर हुई जब मासी ने ये बोला कि उसका तो कोई बेटा नहीं और वो हमेशा अकेली आई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी मेरी वालदा ने और मैंने उस बच्चे के बारे में मासी से नहीं पूछा था, क्योंकि जाहिर है हमें लगता था कि वो उसका बेटा है। उसके बाद हमने ये बात पड़ोसियों को बताई तो उन्होंने बताया कि यहाँ एक फैमिली रहती थी जिनके घर में आग लगने की वजह से उनके 4 या 5 साल के बच्चे की डेथ हो गई थी और वो उनका इकलौता बेटा था। उसके बाद से वो बच्चा मुझे घर में नजर नहीं आया और फिर हमने वो घर छोड़ दिया और गुलशन 13D में। पर वो बच्चा अक्सर मेरे ख्वाब में आता है, कभी हंसते हुए कभी रोते हुए। बस ये वाकया था जो आपसे शेयर करना था। चलें जनाब बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? हेलो लाइन से बात कर रही हूँ। कौन, नाम क्या आपका? समीना फासा। जी समीना जी, क्या करती हैं आप? मैं सर कुछ भी नहीं, हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, आप प्लीज रेडियो सेट बंद कर दें, आपकी आवाज बिल्कुल ऑन जा रही है। बताइए अपने साथ क्या वाकया हुआ? मतलब ये कि मैं करूंगी 100 क्वार्टर में रहती हूँ। जी
कुरुंगी 100 क्वार्टर में शादी होके भी आके गई हूँ वहाँ पर। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रही हैं आप, कहाँ पे रहती हैं? कुरुंगी 100 क्वार्टर नहीं है, कोरंगी में रहती हैं आप? जी जी जी। सही। वहाँ अक्सर मैंने सुना था लोगों से कि कचरा कुंडी है वहाँ पर, कोई ऐसी ऐसी चीज है वहाँ पर। तो मैं यकीन तो आया नहीं। मैं किसी दिन 12 बजे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप जरा ऊंचा बोलिए प्लीज। अच्छा जी, मैं किसी दिन 12 बजे कुरुंगी से बस स्टॉप से जा रही थी, उसी कचरा कुंडी के करीब से गुजर रही थी, तो वहाँ कुछ ऐसी गंदी औरत थी जो मेरे ऊपर चढ़ गई थी, तो जिसने मुझे इतना तंग किया। मुझे इन चीजों पर यकीन तो वैसे नहीं है। आप पहले सुने, पहले आप रेडियो सेट बंद कर दें प्लीज, खुदा के वास्ते। रेडियो सेट बंद कर, वरना मैं फिर आपकी लाइन काट दूंगा। मैं अभी भी लोगों को बताना पड़ता है कि टेलीफोन बंद कर दें भाई आप लोग। अच्छा, मतलब फिर मैं जब अपने घर आई तो मेरी कैफियत बहुत बिगड़ गई जी। मुझे कुछ समझ में ना आया, कोई मुझे जैसे नोच रहा है, कोई मुझे काट रहा है, और मैं इतनी बड़े बड़े हरकतें करूं। मेरा जेठ का बेटा इतना मोटा, मैं उसको उठा के फेंक दूं। किसको उठा के फेंक दूं? किसको? जेठ के बेटे को। अच्छा। अब वो कैफियत मेरी इतनी अजीब सी हो गई थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। दुपट्टा उतार के गली में मैं भागने लग गई, तो परेशान हो गए ये हुआ क्या मेरे साथ। तो किसी ने मुझे बताया नाखून के निशान लगे हुए जैसे मेरे चेहरे पर, हाथों पर, और मुझे दिखे कोई काली सी औरत किसी हालत में, और मुझे नजर आ रही, घर वालों को नजर नहीं आ रही। बस दिल चाह रहा मैं मर जाऊं और कुछ भी ना करूं। अच्छा। वो भी मोहल्ले वाले मुझे सब लोग बाबा बाबू के लेके गए कि यहाँ एक बाबा बैठते हैं, भाई ऐसे ऐसे आई थी तो हो सकता है कुछ ऐसा हो गया। उन्होंने कहा ये वाकई में इनके ऊपर कोई गंदी चीज ने असर किया, और उसी दिन को मारने के अलावा कुछ भी नहीं चलता। ये बात सच है कि कचरा कुंडी वगैरह के करीब से भी नहीं गुजरना चाहिए दिन के 12 बजे। नहीं, आपने कुछ देखा था वहाँ पे, उस जगह पे? आप कह रही हैं आपने एक औरत को देखा था और आपके पे चढ़ गई? मैंने एक औरत को देखा था, काली सी ऐसी थी, बड़े बड़े बाल थे, नाखून थे, और वो बस मुझे नोचती थी, बस मारने की करती थी, मैं मर जाऊंगा। तो उससे पूछा नहीं कभी आपने कि भाई क्यों आ रही हो तुम इधर? नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फर्स्ट टाइम मेरे साथ जिंदगी में ये वाकया हुआ था, और मुझे समझ में नहीं आया था करना क्या है। बस मैं घर में तोड़ रही थी, चीजें फेंक रही थी, लोगों को उठा के फेंक रही थी, समझ में नहीं आया था मुझे हो क्या गया था। वही कितनी पुरानी बात है? ये अभी 3-4 साल पहले की बात है। ये अल्लाह का शुक्र किसी बाबा ने तोड़ किया। मुझे नहीं पता, उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा जोर से जमाता मारा था पढ़ाई करते वक्त तुम्हें कि सब लोग रो पड़े थे, तुम्हें महसूस किया। ये बात सच है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपकी शादी हो गई है? जी, छुरी से काट के पानी पीती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान, आपको ऐसा वैसा नहीं। अच्छा चले, मुझे बताइएगा कि आपके साथ पहले दिन से शुरू करते हैं ना, पहले दिन क्या हुआ था जब आप उस बस से जब उतरी, तो क्या हुआ था एग्जैक्ट मुझे बताइए। उस दिन ये हुआ कि मेरा दिल चाहे, मैं ना घर में आई हूँ, मैंने घर में एंट्री ली है, तो मेरी जिठानी ने गेट खोला। नहीं, घर के अंदर अभी नहीं, मैं तो बस से उतरने का पूछ रहा हूँ। बस से उतरी ना तो मुझे भारीपन महसूस हुआ अपने अंदर। सही है, भारीपन महसूस हुआ, फिर जैसे जिस्म बहुत हेल्दी हो गया। सही है, फिर? और सब मुझे गुस्से से दिख रहे, सब मुझे दिल चाह रहा इसको भी मार दो, उसको भी मार दो, बेमकसद। सही, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद जब मैं फिर घर में मैंने एंट्री ली है, तो सामने मेरी जिठानी थी, मैंने उनको उठा के फेंकना शुरू कर दिया। सब परेशान हो गए, ये क्या हो गया इन्हें।
नहीं तो आप अभी वो वाली आप कह रही थी ना, आप कचरा कुंडी से गुजरी थी तो उधर जी वो तो बताए ना। वहाँ ये चीज है, कहते हैं करूंगी 100 क्वार्टर का जो उल्टे आपका कचरा कुंडी है ना, वहाँ कहते हैं कोई किसी का कत्ल हुआ था, मुझे नहीं पता, मुझसे पहले। वहाँ जिन्नात का असर भी है और किसी की रूह भी भटकती है। अरे भाई कराची की तो हर गली में कत्ल इतने हुए हैं। जी जी, लेकिन लोग बताते हैं, मुझे नहीं मालूम, लोग बताते हैं मुझे। ये आपको बाद में बताया, पहले ही पता था आपको? नहीं, मुझे वहीं उसी वक्त ही पता चला है। तो आपने किसी को, अच्छा वहाँ पे आप कह रही हैं आपने किसी को देखा उस कुछ? जी उस टाइम तो मैंने देखा, एक औरत सी थी, लंबे बाल थे, काली सी थी। और वो आपके अंदर आके घुस गई? घुसी होती नहीं, बस मुझे मुझे मैं देखूं तो मुझे वो दिखे, कोई और ना दिखे। घर में भी? जी मेरे साथ साथ। जो मैं वो जो कहे मैं वो करूँ तो ठीक हो। तो ऐसा क्या होता था जब आपको नजर आती थी? तो आपको वो तो याद होगा ना कि आपको नजर आ जी जी, मैं तो देखो मैं घर की चीजें तोड़ूं, घर वालों को मारूं, काटूं। चले ये तो मारपीट हो गई, आपका एक शौक पूरा हो गया मारने पीटने का, उसके अलावा भी तो कुछ हुआ होगा। कितने दिन चला ये मसला? नहीं, ज्यादा दिन नहीं चला। वो बड़े बूढ़े थे, वो लोग समझ गए थे कि यहाँ मसला ऐसा है वैसा। मैं पहले तो बहुत प्यारी थी, अब तो नहीं, इसके सबसे। तो लोगों ने कहा ये इसका केस हो गया होगा, इसको लेके चलते हुए बाबा के पास। वो लोग ये लेके गए भैया, उन्होंने तोड़ किया। अच्छा मुझे अच्छा नहीं, अब आप बिल्कुल सही हैं? हाँ बिल्कुल ठीक। अल्लाह का मुझे एक बात बताएं, मैंने कभी आज तक जो है ना मिस वर्ल्ड को नहीं सुना बोलते हुए कि यार वो मुझ पे जिन चढ़ गया। हालांकि मिस वर्ल्ड तो दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन औरत होती है। जी जी जी। तो ये हमारे पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि इतनी खूबसूरत? हाँ इसकी वजह बताती हूँ। बताइए। गंदगी ज्यादातर गंदगी चीजें फेंकते हैं लोग दिन के 12 बजे। दिन के 12 बजे? जी दिन के 12 बजे वाकई में जवाल का टाइम होता है। अच्छा ये आपके साथ दिन में हुआ है वाकया? जी दिन के 12 बजे। ओके। और वो दिन और आज का दिन मैं बस कचरा कुंडी से डरती हूँ, बाकी मैं किसी चीज से नहीं डरती। सुने इस वजह से तो अल्लाह में मैं चाहता हूँ कि हर कराची वाला डरने लग जाए ताकि कचरा ना फेंकें। जी इसलिए कि गंदगी की वजह से ना चीजें गलत सलत हो जाती हैं। और लाजी है, मैं उतरी हूँ, क्या था वो क्या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत अजियत में थी। मैं इतनी अजियत में थी कि पूरा मोहल्ला मुझे देखने आया कि मुझे हो क्या गया। कभी घर से बाहर नहीं निकली, जो दुपट्टे के बगैर जा रही है और अजीब अजीब हरकतें कर रही हूँ, और राह चलते मुसाफिर से गले लग रही हूँ। तो इतनी तो मैं सेंस रखती हूँ ना कि मैं ये हरकतें क्यों कर रही हूँ। अब मुझे बस वही औरत दिखे तो मैं ऐसी हरकतें करने लग जाऊँ। अभी भी आपको उस औरत की शक्ल याद है? नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं। इतने करीब से ये तो मेरे तस्वुर में था, तोड़ शोर हुआ था तो लोगों ने बताया तो मुझे यकीन हुआ कि ऐसा कुछ मसला था। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। ओके। चलें जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन है वहाँ से लाइन पे मौजूद? कराची से बात कर रही हूँ मैं। जी आपका नाम? आयशा बी। आयशा जी। जी आयशा, आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? कोई वाकया? ये तो 30 साल पुरानी कहानी है। अरे जो अब तक चला आ रहा है ये वाकया चलते रहते हैं घर में। चलता रहता है, सदियों से चल रहा है आपके साथ। क्या है वाकया बताइए। वाकयात कुछ ऐसे हैं कि हम लोग है ना 30 साल से उस घर में रह रहे हैं जहाँ से मैं बात कर रही हूँ। सुने आपने तो लास्ट वीक भी कॉल की थी, और लास्ट वीक तो आपका नाम सना था, आज आयशा क्यों हो गया? नहीं कोई सना नहीं नाम। आपने लास्ट वीक कॉल की थी ना?
नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ही आपको सुना रही हूँ वाक्य। नहीं, आपने लास्ट वीक कॉल की थी, आपने अपनी बहन का वाक्य बताया था, मुझे आवाज याद रहती है। वो सलमा के नाम से। हाँ, मेरी बहन ने सुनाया था। आपने सुनाया था, आपकी आवाज थी वो। तो बहनों की आवाजें मिलती है ना आपस में, इतनी नहीं मिलती है। खैर चले बताइए, फिर भी बताइए, आयशा बन जाए जब। चले बताएं। हाँ नहीं, बिल्कुल मैं रियल बता रही हूँ। बताएं। वो नहीं है कुछ, कोई चीज ऐसी एडमिट नहीं कर रही। वाकया कुछ यूँ है जी कि हम लोग जब इस घर में शिफ्ट हुए, हमने घर खुद बनवाया था मेरे हस्बैंड ने। तो यहाँ हम लोग आए तो मेरे 2 बच्चे थे। एक बच्चे की एज थी 1 साल और बेटी थी 2.5 साल की। तो जैसे नए घर में आते हैं तो एक एक्साइटमेंट होती है, उसको सजाया जाता है, स्टार्टिंग वाइटिंग करते हैं घर की। तो हमारे यहाँ ये हुआ कि फर्स्ट डे मेरी और मेरे हस्बैंड की ठीक ठाक लड़ाई हो गई। आज सारे हस्बैंडों की लड़ाइयाँ हो रही हैं आज शो में। जिसकी ईमेल पढ़ी सबकी लड़ाइयाँ हो रही हैं। अच्छा, नहीं बता रही हूँ कि इससे पहले कभी इतनी खतरनाक लड़ाई हुई नहीं थी। और क्या रीजन हुआ लड़ाई का? रीजन ये था कि मैं अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। उस दिन मैंने ना वो पका रही थी खाना, तो जरा नया घर था तो कुछ चीजें भी थी और कुछ आ रही थी अभी। तो सालन में कोई गरम मसाला वगैरह या नमक मैंने कम डाला। तो टेस्ट मेकर वगैरह भी मैं डाल देती थी। दाल चावल बनाए थे तो वो कहने लगे, मैंने अपने हस्बैंड से कहा थोड़ी सी कमी बेशी है इसलिए कि वो गरम मसाला भी नहीं था और वो टेस्ट मेकर मैं डालती हूँ वो भी नहीं था इसके अंदर। तो कहने लगे कि इनका कैसा है, तो वो मेरे हस्बैंड दुनिया में नहीं है, लेकिन ये कि वो ना बहुत शुक्रगुजार शख्स थे, यानी कि उन्हें जो भी मिल जाए शुक्र अदा करके खाते थे। उस दिन उन्होंने प्लेट उठा के जोर से फेंकी जमीन पर। जवाब देने के बजाय प्लेट फेंकी और घूर के देखा मुझे। मैं डर गई, मैंने कहा पता ही है क्या हो गया, आज दिन तक इन्होंने ऐसे नहीं किया, ये क्या हो गया। यानी कि ये पहले दिन की कहानी है जब हम इस घर में आए। फिर उसके बाद हम लोगों की गाय बगाए छोटी मोटी लड़ाई झगड़े रहने लग गए। फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग यही समझते रहे कि पता नहीं शायद कोई परेशानी है, किसी ने कुछ कर दिया है, ये नया घर भारी है, कुछ तो इतना वो नोटिस नहीं लिया। मेरे हस्बैंड नहीं मानते थे इन चीजों को, लेकिन मैंने तो वो बताया था ना मेरी बहन का वाक्य, तो वो उससे मुझे बिलीव था कि मैंने तो देखा हुआ था उसको। देखा आपने बताया था ना, आपने एडमिट कर लिया। नहीं बहन ने बताया, आवाजें कोई बात नहीं। सुने, मेरा काम है आवाजों का, मैं 10-12 साल से रेडियो कर रहा हूँ, मुझे आवाज जो है ना। बल्कि आपको हैरत होगी, मेरी बेटी की आवाज भी मुझे बहुत मिलती है। आप मुझे लग रहा है आप ही अपनी बेटी हैं। मुझे लग रहा है कि आप ही अपनी बेटी हैं, आप ही अपनी बहन है, आप सब नहीं अगर मैं सुनवा दूं अपनी बेटी, मेरी बेटी तो बल्कि उसमें सहाफी है, उसका तो मैं नाम बता दूंगा आपको, तो आवाज आप मैच कर लेंगे अगर करना चाहिए। बता दें, सहाफी है तो नाम बता दें। नहीं छोड़े रहने दे, आप कहेंगे फिर तो नहीं, क्या सीक्रेट होते रह जाए तो बेहतर है। अच्छा आखिर बताइए आपके जो बता रही थी फिर। हाँ, तो वो इस तरह की लड़ाइयाँ होने लगी। मैंने कहा कि पता नहीं क्या वजह है, या तो इनको कोई ऑफिस की परेशानी है, शेयर नहीं करते थे मेरे हस्बैंड में कोई चीज, बहुत कम शेयर करते थे घर। तो मैंने कहा वो है क्या वजह है, कुछ समझ नहीं आ रही, या इनके इतने पैसे लग गए हैं घर बनाने में, वो परेशानी है क्या नहीं। बट मैं इग्नोर करती थी, मेरी एज भी कम थी तो मुझे इतना वो ज्यादा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद है ना घर के अंदर है ना एक अजीबोगरीब से वाकयात होने लगे। जैसे अगर मैंने कपड़े धो के छत पे डाले हैं 5-6 सूट, तो पूरा सूट गायब होगा, एक लेडीज कपड़े खास तौर सही, सलवार कमीज दुपट्टा गायब। ढूंढ रही नहीं मिल रहा। फिर कब मिलता है, बहुत दिनों बाद, वो भी किसी कोने में गोला सा बना हुआ पड़ा हुआ है, और जब उसको खोलो तो जगह जगह उसके अंदर सुराख, जैसे नहीं फट जाते पुराने कपड़े इस तरह। फिर आहिस्ता आहिस्ता और भी कुछ चीजें नमूदार हुई, जैसे हमारा ग्राउंड प्लस घर बना हुआ, ऊपर के कमरे में खुद ब खुद लाइट जल जाना,
कभी जाओ तो वहाँ पे अगरबत्तियां जल रही हैं और बच्चे बहुत छोटे हो, ये काम कर ही नहीं सकते। मैंने भी नहीं किया, मेरे हस्बैंड तो इन चीजों को बिलीव ही नहीं करते। वो तो उनको एलर्जी थी, स्मेल कोई तेज हो तो वो चीखें शुरू हो जाती, तो वो तो अगरबत्ती लगा ही नहीं सकते। सही। और इस टाइप के वाकयात होने लगे। फिर उसके बाद एक दिन मैंने, अभी कुछ अरसे की बात है, ये तो शुरू की मैंने बातें बताई हैं आपको, कि इस घर में पूरा लगता है कोई बहुत बड़ा कोई कुनबा रहता है वैसे, यानी कि मैंने अगर ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ तो ब्लैंकेट खींच के कोई नीचे फेंक देगा। इस तरह की हरकतें होती हैं। मेरे अक्सर पैसे गुम हो जाते हैं जो लॉक में होते हैं, पैसे निकल जाएंगे, पूरे पैसे नहीं जाएंगे, उनमें से कुछ ना कुछ कम होंगे। और फिर कभी कभी मुझे वो पैसे कई और जगह से मिलेंगे। यानी रखी मैंने अगर बीच के कपड़, 3 डोर का कपड़ होता है, सेंटर में अगर मैंने ये रखी है पैसे, उसकी चाबी मेरे पास है कबर्ड की, और मुझे मिलेंगे दूसरे वाले हिस्से से, वो भी कब, कोई तकरीबन 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, इस तरह। और कपड़े जो होंगे मेरे, जैसे लाइट कलर मैं ज्यादा पसंद करती है, तो उनपे ना ब्लड के धब्बे पड़े हुए, धुले हुए कपड़ों में। उनके कुछ कपड़े ऐसे जिनको मैं वो प्रेस करके रखती हूँ, उनके ऊपर भी पड़े। ये चीजें देख देख के मैं हैरान होती रहती थी, पता नहीं क्या है। फिर एक दफा क्या हुआ कि मेरा एक सोने का लॉकेट था, वो गुम हो गया। उस पे अल्लाह लिखा हुआ था, वो नहीं होता है पेंडेंट से होती है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ, वो है ना गुम हो गया। वो मेरे हस्बैंड थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे, यानी कि घर की एक चीज पर उनकी नजर होती थी। मैं डरूंगी, उन्हें पता चल गया वो तो मुझे ऐसे ही सुनाएंगे। वैसे ही आजकल गुस्से में रहते हैं जब से इस घर में आए में। मैंने ना बहुत ढूंढा, इतना ढूंढा, नहीं मिला मुझे। फिर मैंने किसी से कहा, भाई क्या मैं पढ़ के ढूंढूं, मैं दरूद शरीफ पढ़ के ढूंढ रही हूँ। एक और आयत है वो भी पढ़ के ढूंढ रही हूँ। फिर किसी ने कुछ बताया, ये दीवार पे लिखो, फिर मिल जाए तो मिटा देना, वो भी करके देखिए, नहीं मिलना था, नहीं मिला। गोल्ड की चीज थी, परेशानी भी बहुत मुझे। वो पेंडेंट मुझे 3.5 साल बाद मिला। और कैसे मिला, मैं कबर्ड की सफाई कर रही थी, यूं मेरा हाथ था जैसे मैं उस स्लेब को पकड़ा हुआ जहाँ कपड़े रख रही हूँ उसके ऊपर शेल्फ पे, तो है ना मेरे किसी ने हथेली में लाकर डाला, ऊपर से गिरा। अच्छा। हाँ, और रहती भी मैं अकेली हूँ, कोई ज्वाइंट फैमिली नहीं है हमारी, तो मैं थोड़ी सी खौफजदा हो गई। मैंने ये क्या हुआ, ये तो पता नहीं कब का गुमा और अब मिल रहा है मुझे। तो फिर उसके बाद एक दिन मैंने गाजर का हलवा बनाया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे दोस्त है उनको भी भिजवा दो। मैंने उनके आगे बड़ी तारीफ की, हमारे घर में गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने कहा अच्छा ठहरे, मैं जरा हलवा तैयार है, उसको डिश में डाल देती हूँ, फिर गार्निश करती हूँ, फिर आप जाके दे आइएगा, बच्चों के हाथ में भिजवाइएगा, फिर गिरा विरा ना दे। वो मैंने उसमें रख के उस पे अंडे बॉईल करके चांदी का वर्क लगाने के लिए रखे मैंने, और उसके ऊपर बादाम पिस्ते छिड़कने लगी, तो ये उसमें से आधा हलवा आया उस डिश में। मैंने कहा ये क्या हुआ, पहले मुझे ये लगा जैसे मेरे हस्बैंड ने चखा। मैंने कहा वो तो कह रहे मुझे दोस्त क्या लेके जाना है, तो ये आधा थोड़ी खा लेंगे उससे डिश में से निकाल के। छोटी सी डिश थी, ऐसी चकोर सी बनी हुई। तो मैंने ना कुछ कहा नहीं, मैंने दोबारा उसके अंदर हलवा जब डाला तो हंसने की आवाज आई। हंसने की जो आवाज थी वो मर्दाना टाइप की थी। मैंने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। मेरे हस्बैंड वो बाल बना रहे थे, कहने लगे कि हो गया हलवा तैयार, मैं ले आऊं। और जो उनकी जो हंसी की एक जो होती है आवाज, वो मैं जहरा पहचानती हूँ मेरे हस्बैंड। तो वो कोई अनजानी सी आवाज लगी मुझे। तो मैंने ना वो आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, अरबी की जो आयतें याद है पढ़ना शुरू कर दी। बच्चे मेरे ट्यूशन पे गए थे पढ़ने के, घर में कोई भी नहीं। ऐसे शाम का वक्त था, मगरिब के बाद की बात थी। ये गए और जाके उनको हलवा दिया और आए तो कहने लगे चलो भी मुझे भी निकाल के दो, मैं भी चखूं। उनके लिए भी मैंने निकाला, उस वक्त कुछ नहीं हुआ। फिर वो कहने लगे मुझे ऐसा करो कि ना
पराठे बना दे, मैं ना पराठा खाऊंगा उसके साथ हलवा खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं पराठा बनाने लगी तो मैं इनका कितने बनाऊं, 2 बनाऊं? कहने लगे नहीं बना लो, 2-3 बच्चे भी खा लेंगे अगर उनका दिल चाहेगा तो। और सर्दियां थी तो सर्दियों में तो आपको पता है चीजें खराब नहीं होती। कहेंगे अगर नहीं कोई खाएगा तो रख देना, सुबह दोबारा गर्म करके खा लूंगा मैं। तो मैंने ना 3 पराठे बनाए, चौथा मैं बना रही थी। जब मैं रखने के लिए प्लेट में गई, डाइनिंग टेबल पे रखी हुई थी मैंने प्लेट, तो किचन से लेके नजर आ रही थी, तो उसमें ना 3 के बजाय 1 पराठा पड़ा हुआ, 2 खाए। मुझे बड़ी हैरत हुई। खैर मैंने तो पेड़े बनाए, तो मुझे तो काउंटिंग पता है ना मैंने कितने बनाए और कितने मैं बना चुकी। फिर मुझे थोड़ी देर बाद मैंने परेशान बोली नहीं, मैं कुछ अपने आप से कह रही ये क्या हो रहा है आज। एक दिन में दूसरा वाक्य है। फिर उसके बाद कोई हंसी की आवाज दोबारा आई, जैसे कोई चिढ़ा रहा हो मुझे। और मैं डरी नहीं, मैं चुप करती बस। मैंने कुछ कहा नहीं अपने हस्बैंड को। वो तो मुझे उन्होंने कहना था तुम्हारा वहम है, तुम लोग तौर पे हो ही पागल, ये अच्छी बातें सोचती हुई है। वो तो मैंने इसलिए करी नहीं थी, मेरी हुटिंग न हो जाती। फिर है ना, ये अभी की बात है, ये जो पिछली बकरा ईद उस दिन, पिछली बकरा ईद उसमें ना हमारे नेबर है, उनके यहाँ बकरे हुए और हमने गाय में हिस्सा डाला हुआ था। तो उन्होंने ना मुझे ना सबसे पहले कलेजी भी चाहिए उन्हें। उनके माशाल्लाह से काफी बड़ी फैमिली है, मिलके रहते हैं सब, तो कुछ 4 या 5 बकरे आए हुए थे। तो उन्होंने पूरी कलेजी जो थी ना साबुत कटी हुई नहीं मुझे भिजवाई, ताकि पका लो ताजी ताजी, फ्रीजर में रखोगी तो वो बर्फ हो जाएगी, इसलिए ताजी भेजी। अभी हमारे जो हिस्से वगैरह डले हुए थे वो आया नहीं था वो। तो मैंने कहा चलो मैं इसको काट के पीसेस बना के धो के और मसाला वगैरह बना के चढ़ा देती। बहरहाल वो मैंने कलेजी चढ़ा दी। थोड़ी देर हुई, फिर बेल बजी, उनका बच्चा फिर कलेजी लेकर आया। कह रहे आंटी ये भी ले लीजिए। मैंने कहा वैसे बहुत है हमारे लिए, तुम बार बार क्यों ला रहे? कहना बस ले लेना, अम्मी ने बचाई। मैंने कहा अच्छा। मैंने ली और न फ्रिज में रख दी, फ्रीजर में नहीं फ्रिज में रखी। तो पहले मैं बना लूं ये वाली कलेजी, फिर इसको धो के छोटे पीसेस करके रख दूंगी, किसी को दे दूंगी, हम लोग इसमें थोड़ी खाएंगे। अभी ये किचन में मैं गई हूँ, कलेजी वगैरह भून रही हूँ, उसको तैयार कर रही हूँ। अब मैं आई, मैंने कहा चलो वो धो लेती हूँ ताजी ताजी और काट लेती हूँ। जब मैं गई तो जी कलेजी मतलब फ्रिज में से कलेजी गायब। और मैं पागलों की तरह ढूंढ रही, कहाँ गई। इतने में फिर एक बच्चे की हंसने की आवाज आई, जैसे छोटा बच्चा नहीं हंस रहा होता, ताली बजाता है जैसे किसी चीज में खुश होता है, ये मेरा काम हो गया। वही वाला वाकया हुआ है जो गाजर के हलवे के साथ था। अच्छा, अब ये मेरे साथ ऐसे होता है जैसे मैं सोती हूँ रात को तो ये लगता है जैसे मैंने करवट ले ली हुई है और मेरी आदत है नींद ना आए तो मैं FM वगैरह सुनती हूँ, तकरीबन 3-4 बजे तक सुनती हूँ। तो है ना, ये लगता है जैसे मेरा चेहरा अगर इस तरफ है, सीधी तरफ करवट लेके मैं लेटी हुई, तो खास तौर पे मुझे महसूस होता है कि कोई आया बेड पे और बैठ जाए। फीलिंग होती है ना, कोई चीज दबती है, आपका मैट्रेस दबता है, इस तरह की फीलिंग होती है। फिर ये तकरीबन हमारे साथ ऐसे वाकयात होते रहे। तो कोई हमारे एक जानने वाले, उन्होंने कहा कि आपकी बड़ी बड़ी बेटी अच्छी प्यारी सी, इसका रिश्ता वगैरह क्यों नहीं होता? मैंने कहा इसका पता नहीं क्या बात है, बात होते होते इसकी रह जाती है। तो मैं खुद परेशान हूँ। तो वो कहने लगे कि ना आप ऐसा करें, अपना नाम दें, इसका पूरा नाम बताएं और ना बताएं हमारे मामू हैं, उनके एक दोस्त है, वो किसी जमाने में काम करते थे उतारने का, जो भी ऊपरी चीजें होती है। सही। अब मैं तो ये नहीं कह सकती झीन है, भूत है, चुड़ैल है, क्या कुछ ऐसी चीज नजर नहीं आई, लेकिन ऐसी हरकतें होती मुझे बता रही है। तो उन्होंने ना, वो सऊदी अरब में रहते, उन्होंने ले लिया नाम पता और कहा कि हम आपको 4-5 दिन बाद बताएंगे फोन करके।
उनका फोन मेरी बेटी ने ही अटेंड किया। मैंने उस दिन खाना बना रही थी किचन में, जिस बेटी के लिए मैंने मालूमात की ना, तो उसको उसी ने फोन उठाया और आई। वो बड़ी गुमसुम सी, तकरीबन कोई 20 मिनट उसने बात की होगी। आई तो गुमसुम। उस वक्त मेरे हस्बैंड जो है हयात थे, तो हर उनकी डेथ को 6 साल हो गए चुके। तो वो ना लेटे हुए थे, ऑफिस से आके सो रहे थे। तो ना मेरी बेटी कही, अम्मी आपने उनको मेरा नाम और वो बताया था ना, तो वो निशाद जी ने ना मालूमात करके बताई है, कुछ अजीब गरीब सी बातें बताई हैं। आप मसरूफ थी और मैंने इसलिए नहीं आपको बुलाया फोन पे। फिर अब्बू कहते पता नहीं क्या बातें कर रही है ये लोग, अब्बू तो इन चीजों को यकीन ही नहीं है कभी भी। तो मैंने कहा क्या कहा है? तो कहने लगी कि ना वो उस दिन मेरे सर में भी दर्द था, ब्लड प्रेशर की, मैं हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट भी हूँ, तो तबियत अजीब बोझल सी हुई। मैंने कहा क्या कहा भाई? उन्होंने बताओ जल्दी, पहले मत बुझवाओ, यही बता दो मुझे ऐसा से। तो वो कहेंगे अब्बू ना सुन ले। मैंने कहा नहीं अब्बी तुम ऐसा करो, जो भी बताया गया ना तो जाके अपने अब्बा को बताओ, क्योंकि हर चीज तुम लोग मुझे ही बताते हो, परेशान करते रहते हो, वैसी बहुत परेशानी है लाइफ में। कहेंगी तौबा करे अब्बू, तुम मानते ही इन चीजों को। मैंने कहा नहीं अब्बी तुम्हें कहना पड़ेगा अपने अब्बू का। कहेंगी पहले आप तो सुन ले। मैंने कहा हाँ बता दो मुझे क्या है। कहेंगी वो कह रहे हैं कि आपके घर के अंदर जो आप लोग रहते हैं ना, जिस घर के अंदर, वहाँ पूरा एक कुनबा है और अच्छी चीज है, बुरी नहीं। यानी कि जैसे फैमिली होती है ना, जैसे मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं, इस टाइप का कुनबा, पूरी फैमिली बनी हुई है। वो यहाँ रहते हैं और आप उन्होंने अपना खादिम बनाया हुआ है। वो लोगों के काम आपसे करवाते हैं, आपके पूरे घराने से। यानी कि घर की सफाई में भी आप लोग बहुत लगे रहते हैं सारा दिन, और फिर कोई ना कोई काम आपके तवज्जुह से दूसरों का हो जाता है, यानी कोई भला हो जाता है आपका। तो उन्होंने आपको एक किस्म का अपना वो बना लिया हुआ है खादिम। अब वो मुश्किल है पीछा छुड़ाना, जब तक आप छुड़वाएंगे नहीं। इन्हीं मामलात में ये आपकी बड़ी गरीब बेटी की शादी के अंदर के भी मसले हैं, और भी मसले मसाइल है, लड़ाई झगड़े भी आपके होते हैं घर में मियाँ बीवी के, और आए दिन कोई ना कोई आपका, आप लोगों के काम करते होते, आपका काम नहीं हो पाता, उसमें रुकावट आ जाती। मैंने कहा मैंने तो जाओ जाके अपने अब्बू को बताओ जाके। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं कभी कहती नहीं, कभी उनको परेशान नहीं करती थी, वो तो मानते ही नहीं इन चीजों। बच्ची गई है, जाके उठाया, उठे उठे कब से सो रहे हैं आप, तो खाना भी खाना है आपने, उठ गए कब देख ले 9:30 बजे रहे। तो उठे और उसमें ना बच्ची ने ना, जो मैंने कहा ना जाके अपने अब्बू को बताओ, हर वक्त मुझे ही तुम लोग हर बात बताते, पर उन्हें भी तो पता चले कि हम लोगों के साथ क्या क्या होता है इस घर में। जब उन्होंने जिक्र किया मेरे अपने वालिद की बच्ची को, अब्बू से इस तरह किसी से कुछ पाया अम्मी ने, तो ये आया है कि कोई ऐसी मखलूक है जिसने हमें कैप्चर किया हुआ है और हमसे काम करवाती है। तो वो है ना, जैसे बेड से उठ रहे थे तो उनका एक पैर बेड पे और एक फर्श पे, और भूत नहीं बन जाते जैसे, उसकी पोजीशन में आ जाता है, सकते में आ जाता है। बेटी कल देखे जा रहे हैं, बस आप जो ना आप जल्दी से कह रही कि अब्बू मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपको कुछ कह रही हूँ, जवाब तो दे। अच्छा बोल ही नहीं रहे। अच्छा सुने, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब हमारे शो का वक्त खत्म हो गया, तो आप जल्दी से अपनी जो वाक्य ना खत्म करिएगा। हाँ, मकसद कहने का ये है कि मैं जो हूँ, मुझे ये तो नहीं मैं कहूँगी मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूँ, लेकिन मुझे सच्चे ख्वाब में इशारे आते रहते। उससे मैंने कुछ फील किया कि जैसे मेरे हस्बैंड के साथ कोई चीज थी, वो जो है वो मेरी अगर शादी हुई तो वो निकाह में आ गई, उसमें हम सारे इन्वॉल्व हैं, कि मेरे हस्बैंड भी लोगों की बहुत खिदमतें खल्क करते रहते। चले, अपने उनके काम रुक जाते थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, और अगले शो में कोई बेहतर नाम बना लेगा। सही, अल्लाह हाफिज। सना तो करा। चलो जनाब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है।
आप लोगों से एक इल्तिजा है, 5 मिनट में लेना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है कराची में, और उससे भी बड़ा सानिया हुआ है, उसके ऊपर लोगों ने कमेंट्स दिए। दुआ मंगी, आपको पता ही होगा, पूरे पाकिस्तान को भी पता है ये मामला, क्योंकि मीडिया ने हाईलाइट किया है, सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुआ। तो एक लड़की को खैबान बुखारी से जो है वो किडनैप किया जाता है दिन दहाड़े, और उसके साथ उसका दोस्त भी होता है जिसको गोली मार दी जाती है। खैर, वो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है। ये न्यूज सोशल मीडिया पे फैलती है, वहां उनके फैमिली मेंबर्स स्टेटस लगाते हैं, फिर मुख्तलिफ पेजेस जो है वो ये खबर छापते हैं। अफसोस की बात उस वक्त आती है जब मैं नीचे कमेंट्स पढ़ता हूं लोगों के। मतलब एक बेटी, बहन, किसी की होने वाली बीवी, मंगेतर, गर्लफ्रेंड फॉर दैट मैटर, किडनैप होती है कराची के एक गली पॉश इलाके से, बजाय इसके कि हम इंसानियत के तौर पे उसके वालिदैन को मैसेज करके, उसके बहन को मैसेज करके ये बोलें कि हम दुआ कर रहे हैं कि ये औरत जल्दी से जल्दी मिल जाए, लड़की। लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट्स दिए कि मेरी जमीन निकल गई पैरों से। मतलब मैं अभी तक स्पीचलेस हो गया कि ऐसे कैसे कोई बोल भी कैसे सकता है। सोचना तो दूर की बात, बोल कैसे, इतनी हिम्मत कैसे है बोलने की। एक ने बोला, कमेंट लिखा नीचे कि स्लीवलेस पहने हुई थी ना, अच्छा हुआ, ऐसे के साथ तो ऐसे होना चाहिए। मतलब एक औरत को किडनैप किया गया, लेकिन उन साहब को उसकी स्लीवलेस कपड़े नजर आ रहे हैं, और उस पे वो ये कह रहे हैं कि ठीक ही हुआ उसको साथ, उसको किडनैप किया तो ठीक ही किया। और उन्होंने एंड में लिखा वेल डन बॉयज। फिर एक थे जिन्होंने कहा कि आज तो किडनैपर्स की लॉटरी लग गई। किसी ने कहा कि लड़के के साथ घूम रही थी तो ऐसे ही होगा। मतलब हम अगर एक सेकंड के लिए सोचे, हम एज ए सोसाइटी, हम ऐसे मुसलमान क्या 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 बन रहे हैं? ये अलार्मिंग सिचुएशन है। क्या बन क्या रहे हैं भाई? अगर कपड़ों के ही हवाले से आपने किसी औरत को जज करना है तो फिर तो 2 साल की बच्ची का भी रेप होता है। फिर तो बुरखे में घूमने फिरने वाली औरत भी हरास होती है, उसको भी रेप किया जाता है। गांव देहातों में रेप होता है, तो उनको आप क्या कहेंगे? फिर उन्होंने तो पूरे कपड़े पहने होते हैं, और आप और मैं और आप होते कौन है किसी के कपड़ों पे पॉइंट आउट करने वाले? हम कोई बहुत अच्छे मुसलमान हैं, खुद की आखिरत का पता नहीं, दूसरे की आखिरत सही करने चले। शर्म ही नहीं आती हमारे मुल्क में लोगों को। सोशल मीडिया क्या आ गया, कीबोर्ड पे टाइप करना क्या आ गया, लगे किसी को भी कमेंट करने। ये भी नहीं देखते कि किसी की बेटी किडनैप हुई है, किसी की बहन किडनैप हुई है, किसी की गर्लफ्रेंड होगी वो, किसी की बीवी होगी वो। लेकिन चूंकि अपने दिमाग में गंदगी भरी हुई है, तो वो गंदगी ट्रांसफर करना कीबोर्ड पे, सोशल मीडिया पे जरूरी है। फिर इन्हीं लोगों से बोलो कि इंडिया कैसा है, तो इंडिया को गाली देंगे, जो इंडिया में तो इतना रेप होता है, इंडिया में तो ऐसा होता है। खुद अपने अंदर की गंदगी नहीं देखते। शर्म आनी चाहिए। मेरी तो रिक्वेस्ट है FIA से कि ऐसे लोगों के ये जो अकाउंट्स है इनको पकड़े और इनको जेल में डालें। ये क्रिमिनल माइंड्स हैं। ये तो मेरे आपके आने वाले नस्ल के लिए बर्बाद कर दिया है इन्होंने। शर्म आनी चाहिए, शर्म। खुदा से डरना चाहिए, खुदा से डरना चाहिए। इतने बड़े बड़े मुंह खोल के जो आप लोग बकवासियत कर जाते हैं ना कभी कभी किसी के लिए, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। अपना ख्याल रखिएगा, माफ कर दीजिएगा अगर थोड़ा सा जज्बाती हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फ्राइडे दोबारा मुलाकात होगी लेट नाइट हॉरर शो में। हमारा YouTube चैनल है www.youtube.com/minhaj Ali Askari, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। Until then,
खुदा हाफिज।